चेक चेक चेक। इस सेशन को शुरू करने से पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भैया बायोलॉजी का खेल शुरू कहां से हो रहा है। आप देखिए कि एक कमाल की चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि जितने भी जीव धरती पर रह रहे हैं उनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर है। कॉमन एंसेस्टर का मतलब है कि कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है, पीछे जाके जब हम देखेंगे मिलियंस ऑफ ईयर्स बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना जाके, कि कोई ना कोई इनका पड़ 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 परदादा रहा होगा, है ना। और वहीं से सारे के सारे जीव आ रहे हैं, तो कितना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्रिएट हो जाता है। तो आप देखिए कि इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सवाल क्या है। आप देखो, जब आपको सवाल पता लगेगा तो उसके उत्तर की खोज में आप जाना शुरू कर देंगे। सवाल यह है कि जीवन बना कैसे, है ना। तो ये जो है, अगर माइथोलॉजिकल आंसर देना हो किसी को, बिना रीजनिंग के सिंपल सरल आंसर देना हो, ज्यादा दिमाग पे बोझ नहीं लगाना है ना, तो वो क्या बोलेगा, माइथोलॉजिकल आंसर कि भगवान ने बना दिया जीवन, है ना, उन्होंने सब कुछ किया, ही इज द क्रिएटर। लेकिन वहीं पे अगर आप थोड़ा रीजनिंग की तरफ जाने लग जाएंगे, आप बोलेंगे कि भैया अच्छा नेचुरल थिंग्स हो रही हैं, हर चीज का कोई ना कोई फिनोमिना है, तो वो हुई कैसे, वो कैसे पता लगेगा। तो ज्योग्राफी में जब आप इसी क्वेश्चन को ढूंढेंगे तो वो क्या बोलेगा, बिग बैंग थ्योरी हुई, वो उसकी कहानी बताने लग जाएगा। वहीं पे सेम ही क्वेश्चन का जब हम बायोलॉजी में ढूंढते हैं तो बायोलॉजी क्या बोलेगी भैया, कि सेल से हुई है ना। सेल जो है सबसे बेसिक यूनिट है, वो सेल जुड़ते गए और वहां से जीवन आया। तो ये पूरी की पूरी कॉन्टेक्स्ट जो है बदल जाते हैं। सवाल वही है, लेकिन अगर आप किसी भी अलग अलग व्यक्ति से पूछेंगे तो उसका उत्तर अलग अलग वे में ही आपको मिलेगा। हिस्ट्री में यही चीज पूछने जाएंगे तो आदि मानव की बातें होने लग जाएंगी कि पहले आदि मानव आया, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होता गया, उसको धीरे धीरे चीजें समझ आती गई। तो ये कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, है ना, तो उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके आंसर्स बदलते जाएंगे। तो अब सेम कहानी मैं यहां पर आपको बताना जा रहा हूं कि जो हमारा ओरिजिन है, जो ह्यूमन बींग है, इनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा है। ये हमें पता कहां से लग रहा है, तो मैं आपको एक बड़ी मजेदार किस्सा बताने वाला हूं, रियल बताने वाला हूं। एक जो है ना, हमें कंकाल मिला है, ये कहां से मिला है, केन्या से मिला है भाई मेरे। तो जो इतिहासकार इसको खोजते हैं, आर्कियोलॉजिकल वाले खोजते हैं, उन्होंने भैया इसको खोजा, और यहां पे जब इसका जो डीएनए है उसको टेस्ट किया गया और इसकी कार्बन डेटिंग वगैरह जो भी इनको करना था सब इन्होंने सिस्टम किया, और ये लगभग आप मान के रखिए कि 7 से 8 मिलियन साल पुराना ये होगा, है ना। तो यहां से हमें क्या पता लगा, हमें पता लगा कि ये किसी ना किसी एप का, किसी ना किसी एप का, अब एप क्या होते हैं, एप समथिंग लाइक कि गोरिल्ला, चिंपैंजी, है ना, ये जो हो गए ये एप्स हो गए, है ना। तो ये किसी ना किसी एप का जो है स्कल मिला है हमें। अब वो जो एप है उसका जो कमाल की चीज है ये कि उसका जो डीएनए है वो लगभग आप देखिए कि 90 से 95% जो है वो किससे मैच किया, ह्यूमन के डीएनए से मैच कर गया। तो अब यहां पे खेल हो गया भैया कि अगर आदमी के डीएनए से इस तरीके से मैच हो रहा है, हम बोलते हैं ना बंदरों से आया है, वो वहीं से कहानी निकल के आ रही है कि भैया अगर आदमी के डीएनए से ये चीज मैच कर रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे। और वो कॉमन एंसेस्टर हो सकता है कि 8 से 10 मिलियन साल पहले रहा हो, उसके बाद उसकी डेथ होगी हो। अब आप सोचेंगे कि अगर वो कॉमन एंसेस्टर था तो सभी हम भी चिंपैंजियों की तरह होनी चाहिए फिर, है ना। तो आप देखिए कि चिंपैंजी की तरह क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पीछे भी एक थ्योरी है कि आप रह कैसे रहे हैं, है ना। वो जो है थ्योरी अलग है, उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। पर कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जो इन्वायरमेंट जिसको जैसा मिला वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलता गया, और कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, इस तरीके से आप समझिए। तो उन्हीं में से एक इन्वायरमेंट हम लोग का रहा होगा, ह्यूमन बींग्स का रहा होगा, और हम जो है आज ह्यूमन की फॉर्म में इवॉल्व हो गए, और बाकी के जो जीव हैं वो उतना इवॉल्व नहीं हो पाए जो इसी कैटेगरी के आ रहे थे। ठीक है, मैं इस कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक कॉमन एंसेस्टर रहा, यहीं से जो है ह्यूमन आए और यहीं से चिंपैंजी आए। तो यहां से हमें वो कहानी समझ में आती है कि क्यों हम ये बोलते हैं कि भैया इंसान तो बंदर से आया है ना, ऐसे क्यों बोला जाता है। तो वो ये कहानी है सारी की सारी। आइए अब शायद आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो कहने का मतलब है कि ओरिजिन जो हो रहा है, जब भी हम एक स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करते हैं तो वो हम सेल की ही बात करते हैं, और इसी सेल को हम बोलते हैं कि भैया ये सेल जो है आपस में जुड़ जुड़ के क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे टिश्यू, है ना। ये मिलके क्या बन जाएंगे, टिश्यू। सेल से बन गया टिश्यू, और टिश्यू जब मिल जाएंगे तो वो बन जाएंगे भैया ऑर्गन्स, ऑर्गन्स जब मिल जाएंगे तो ये बन जाएंगे ऑर्गन सिस्टम। ठीक है भाई। तो और जैसा कि मैंने बताया ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगी, अभी तो मैं कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूं। तो इस तरीके से ये पूरी पूरी कहानी चलती जाएगी और एक इंसान का पूरा का पूरा ढांचा जो है तैयार हो जाएगा। अब हमें जो कहानी समझनी है बायोलॉजी के अंदर, पहले हम सेल के अंदर घुसेंगे और उसके सारे पार्ट्स देख लेंगे, उसके बाद हम टिश्यू में घुसेंगे, टिश्यू के सारी चीजें देख लेंगे, फिर हम अलग अलग ऑर्गन्स में घुसेंगे। तो इस तरीके से हम जो है पूरी की पूरी चीजों को खोलते जाएंगे, परत दर परत खोलते जाएंगे, और पूरी किताब हमें समझ में आ जाएगी। कहानी समझ गए इस चीज को। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी की
पूरी कहानी को। एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जैसे इंग्लिश में है, सेम ही स्लाइड्स मैंने हिंदी में भी बना दी है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है ये सारी की सारी कहानी। तो जितने भी हिंदी वाले बच्चे हैं वो बड़े निराश होते थे कि सर आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए, ये लीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत की है रात दिन एक करके, ये इस तरीके से बना दिए कि हिंदी वाले हर बच्चे को वो चीज़ समझ में आए, है ना। सिर्फ इंग्लिश वाला ही नहीं, अब हिंदी वाला भी हमारे ऊपर पूरा कंप्लीटली रिलाई कर सकता है और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। एंड इनके नोट्स आपको बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 2 किताबें हैं हमारी, है ना, स्पेशली ये देखिए साइंस वाली किताब के अंदर ये सारे के सारे रेडी एंड मेड नोट्स मिल जाएंगे, विद पिक्चर्स मिल जाएंगे, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जैसा कि मैं 1-2 पेज के अंदर आपको दिखाऊं, ये देखिए, तो इस तरीके से आपको रेडी एंड मेड सब कुछ ही मिल जाएगा, तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप चीज़ों को समझने पे ध्यान दीजिए। तो मैं कहानी की तरह भी आपको समझाने वाला हूँ सारी की सारी चीज़ें। एंड ये जो चीज़ें हैं, यही चीज़ें आप देखिएगा कि बार बार एग्जाम में रिपीट होंगी, क्योंकि मैंने सभी जगह से, हर बुक के अंदर से मैंने देखा, एनालाइज करके, पुराने सभी पेपर्स को एनालाइज करके देखा, तो वहाँ से मेरे को जो कहानी समझ में आई वो यही समझ में आई कि दिस इज़ द अल्टीमेट कंटेंट जो आपको पढ़ना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और ये नए निचोड़ से ही अब आपको सारा का सारा क्लास के अंदर याद करवाया जाएगा। सबसे पहले तो हम डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं। जब मैंने बात की एक सेल की, तो सेल आया कहाँ से, इसको किसने खोजा? अब देखो, सेल तो बहुत पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ साल पहले जब जीवन आ चुका है धरती पे, तो इसका मतलब है कि सेल तो रहा ही है। लेकिन अब उसके बारे में आदमी को कब पता लग रहा है, कौन सा आदमी है जो उसके बारे में ढूंढ रहा है? तो आप देखिए, आप हैरान रहेंगे कि कितने ही बिलियन साल पुराना सेल है ना, लेकिन उसके बारे में पता हमें बिल्कुल लेटेस्ट में ही लग रहा है। लेटेस्ट की बात करें तो 1665 में, है ना, 1665 में जो रॉबर्ट हुक है, ये क्या करता है, फर्स्ट सेल को डिस्कवर करता है। तो अब आप ये देखिए कि जब ये 1665 में सबसे पहली डिस्कवरी, फर्स्ट टाइम जो सेल को देख रहा है रॉबर्ट हुक देख रहा है, ये डायरेक्ट एग्जाम में कभी भी आपको जो है क्वेश्चन पुट हो सकता है। उसके अलावा आगे जब हम बढ़ेंगे तो 1674 के अंदर जो है एंटोइन वैन ल्यूवेनहोइक, आप देखिए कि ये है रॉबर्ट हुक, आपको इजीली कनेक्ट हो जाएगा कि रॉबर्ट हुक की बात हो रही है। फिर जो है ल्यूवेनहोइक जो है, ये जो है 1674 के अंदर जो है क्या बोलता है कि अगेन ये एक फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी करता है। ये देखता है पॉन्ड वाटर, है ना, जो आप देखिए कि तालाब के किनारे पानी होता है, वहां से ये जो है एक फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी करता है। फिर उसके बाद जो तीसरा साइंटिस्ट हमारे सामने आता है, रॉबर्ट ब्राउन आता है। ये रॉबर्ट हुक है, ये ब्राउन है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ये भाई क्या करता है, ये न्यूक्लियस की खोज कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के बारे में पता लगा रहा है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है। इसको कैसे पता लगता है, एक एल्गी थी, स्पाइरोगायरा एल्गी। ये आप ध्यान रखिएगा कि इंसान ने जो सबसे पहली लिविंग सेल के बारे में देखा, उसके न्यूक्लियस के बारे में देखा, वो कहां से देखा, वो उसने देखा एल्गी। और कौन सी एल्गी? एल्गी का नाम याद होना चाहिए, काई का नाम क्या है इसका, स्पाइरोगायरा। ठीक है भाई, और इसने माइक्रोस्कोप से अपना दूरबीन लगा लगा के यूं झांका, है ना, बिग बॉस की तरह, और सब कुछ इसको समझ आ गया। उसके बाद अगला जो साइंटिस्ट आता है, आप देखिए 2 साइंटिस्ट आते हैं, एक है शिल्डन और एक है श्वान। ये 2 साइंटिस्ट जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे शिल्डन ने क्या किया, 1838 के अंदर इसने क्या बोला कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं। अब देखो, इंसान को पता नहीं था कि किस चीज के हम बने हुए हैं, है ना, बट अब देखो यही चीज केमिस्ट्री में बोलने लग जाए तो वो क्या बोलेगी, हर चीज एटम की बनी हुई है, एटम की बनी हुई है, वो एटम के ऊपर चली जाएगी। लेकिन जब लिविंग बीइंग की बात करते हैं तो लिविंग बीइंग में हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें क्या बोल रहे हैं, हर चीज किसकी बनी हुई, सेल की बनी हुई है, जुड़ जुड़ के सेल का ही बना हुआ। तो ये क्या है, मैथायस शिल्डन ने बोला कि हर प्लांट जो है वो सेल का बना हुआ है। वहीं पे अगर मैं श्वान की बात करता हूं तो इसने बोला कि हर एनिमल है जो वो भी सेल का बना हुआ है। आप देखिए कि प्लांट भी लिविंग बीइंग है, एनिमल भी लिविंग बीइंग है, आप बर्ड देखेंगे वो भी लिविंग बीइंग है, सब लोग किससे बने हुए, सेल से ही बने हुए। मुद्दे की बात ये है। ये 2 चीज साइंटिस्ट ने बताने के बाद, उसके बाद 1839 में एक साइंटिस्ट है पुरकिंजे। इन्होंने अगेन क्या बोला, इन्होंने बोला कि भैया सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है। इन्होंने उस पर्टिकुलर फ्लूइड को क्या बोला, प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है भाई, अभी हम इसके बारे में पूरा डिटेल में हर चीज को पढ़ेंगे, लेकिन कहने का मतलब साइंटिस्ट का पता होना पहले जरूरी है कि सेल की जो शुरुआत है, खोज है, वो कर कौन रहे हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स की खोज कौन कर रहा है। तो ये जो पुरकिंजे है, इसने क्या बोला कि अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। उसके बाद 1855 के अंदर दोस्त क्या होता है, रुडोल्फ वर्चो आते हैं। रुडोल्फ वर्चो क्या बोलते हैं कि कोई भी सेल जो बनेगा, कोई भी सेल जो बनेगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा। इनका कहने का मतलब है कि कोई अलग से नया सेल खुद उत्पन्न नहीं हो सकता है, जो पहले से जीवन जहां पे है, सेल्स हैं धरती के ऊपर, उन्हीं से कोई ना कोई नया सेल बन रहा है। ठीक है भाई, तो ये थ्योरी किसने दी, रुडोल्फ वर्चो ने दी। आप ध्यान रखिएगा, ये जो है एग्जामिनर के फेवरेट कंटेंट होते हैं कि बताओ कौन सी थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी। मैंने आपको पूरा लिंक करके बता दिया, हर साइंटिस्ट की फोटो से उसको लिंक करके इसलिए बताया है ताकि चीजें आपको इजीली याद रहे। और सेम जो कहानी है वो हिंदी वालों के लिए भी है, डिट्टो सेम, है ना।
कि पहली बार कोशिका की खोज किसने की, और एंटोनी वैन लुवेनहॉक ने क्या किया है ना, तालाब के पानी में उसने देखा कि भैया लिविंग सेल्स दिख रहे हैं, है ना, तो वहाँ से मतलब उठाए और उनको चेक किया, ऐसा थोड़ी कि चलते फिरते ही उन दिख रहे हैं। फिर जो स्पायरोगैरा एल्गी है उसके बारे में किसने देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा, है ना, कि वहाँ से न्यूक्लियस यानी कि नाभिक की खोज की। तो ये इस तरीके से आप हिंदी वाले सारे का सारा देख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब सेल की बात हो ही गई है, हमने सेल के बारे में शुरुआत कर ही दी है, तो अब सेल के बारे में भी जान लेते हैं कि सेल है क्या चीज ये, और किस टाइप के सेल हैं, सबसे छोटा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है ना। तो सेल के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो ये देखिए कि दोनों लोगों के बारे में, हिंदी इंग्लिश के बारे में ये रहा, है ना। तो मैं साथ के साथ दिखाता जाऊंगा आप लोगों को। सेल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये आपको ध्यान देना है। कई बार पेपर में सीधा पूछा जाता है व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज कॉल्ड सेल। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटा सेल कौन सा है, पूरे धरती के ऊपर अगर सबसे छोटे सेल की बात करेंगे तो लगभग 0.3 माइक्रोमीटर का माइकोप्लाज्मा वाला सेल है। अब माइकोप्लाज्मा का सेल ये जो है, इसका नाम डायरेक्ट पेपर में एक बार जो है एमपीपीएससी के पेपर में आया हुआ था, तो ये जो है कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। इसका मतलब है एक बार किसी एग्जाम में आ गया तो कभी भी आएगा, पलट पलट के आएगा, तो स्टार मार्क कर लो। अगेन मैं जो बता रहा हूं वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद इसके सेल का कैटेगरी पूछ ले कि किस चीज का सेल था ये, तो आप बोलेंगे ये पैरासिटिक बैक्टीरियम का सेल था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। और बैक्टीरिया के सेल्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, है ना, तो ये तो 0.3 का है, 0.5 का भी हो सकता है, 0.8 का भी हो सकता है, यानी इससे ऊपर के ही होते हैं, लेकिन सबसे छोटा यही माना जाएगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद अगर लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं, ये तो मैंने बता दिया बैक्टीरिया का, अब मैं लार्जेस्ट की बात कर रहा हूं। तो शुतुरमुर्ग जो होता है ये क्या होता है, फ्लाइटलेस बर्ड होता है ना, बेशक से धरती पे चलता है पर उड़ नहीं सकता है ना, पंख भारी होते हैं, खुद का वजन भारी होता है, बट फ्लाइटलेस, फ्लाइट नहीं कर सकता, फ्लाई नहीं कर सकता, लेकिन है ये बर्ड की कैटेगरी का व्यक्ति। और आप देखिए अंडे देता है ये। अब ये जो अंडे हैं, शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं, ये सबसे बड़ा सेल होता है ना, ये सिंगल सेल्ड होते हैं, पूरे के पूरे सिंगल सेल्ड। तो इसका जो साइज होता है 130 से 170 mm आप कह सकते हैं। ठीक है, 130 to 170 mm। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। बड़े सेल का भी बता दिया, छोटे सेल का भी बता दिया, पेपर में आए तो तुरंत मार्क कर सकते हैं। इसके बाद एक कहानी बनती है एमीबा की। एमीबा के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि भैया ये जो है फूड को कैसे खाता है, कैसे पचाता है। तो ये जो सारा खेल है ये होता है एंडोसाइटोसिस का। आप इधर देखिएगा, ये एक एमीबा है, ये छोटा सा एक फूड दिख रहा है, इसने अपना मुंह खोला, उसके पास लेके गया तो यूं बंद कर लिया, है ना, पास में लेके गया और बंद कर लिया। जैसे हम खाना लेके आते हैं, आ करते हैं और मुंह बंद कर लेते हैं ना, वो अलग बात है, कईयों को जुगाली करते हुए खाने की आदत है, बट समझ जाइए। उसके बाद फूड अंदर गया, जैसे हमारे अंदर जाता है फूड तो क्या होता है, वो पेट में जाएगा, फिर वो पचेगा, उसके बाद उसके जो है न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, फिर एसिमिलेट हो रहा है वो जो कचरा है, और फिर जो है वो कचरा जो है बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल सेम जो है एमीबा का भी रहता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप डिट्टो मार्क कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछ लीजिए कि बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो, वो किस चीज़ की बनी है, तो आपको यही बोलना है कि जो हमारे शरीर है, चाहे प्लांट्स हैं, कुछ भी है जो, वो सेल से ही बना है। टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हैं, उनको मिला के बना है, और उनको क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। अगर सेल की स्टडी के बारे में बात करते हैं कि भैया सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। आप देखिए कि आपने बहुत जगह पे एक शब्द सुना होगा पैथ लैब, है ना, डॉक्टर लाल पैथ लैब, अतुल्य पैथ लैब, सुडानी पैथ लैब। क्या है ये, क्या करते हैं, आपका शरीर का कोई ना कोई कण ले लेते हैं, जो खून निचोड़ लेते हैं, और उस खून की फिर टेस्टिंग करते हैं, या फिर आपका कोई जो है टिश्यू ले लेंगे, उस टिश्यू की टेस्टिंग करेंगे, और फिर आपको डायग्नोज करके बताएंगे कि भैया बीमारी कौन सी है तुम्हें, है ना। तो वो जो है पैथोलॉजी क्या है, एक तरह से रोग विशेषज्ञता की पूरी कहानी है, उसी का एक पार्ट होता है सेल की स्टडी करना, और उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, ये हो गया हिंदी वालों के लिए, वो पढ़ लेंगे इसको। नेक्स्ट, अब देखिए एक चीज और है, सेल में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आप लोग को और बताना चाहूंगा, वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है भाई, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है ये पूरा मैंने बता दिया है यहाँ पे। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि है क्या भला ये। आप देखिए कि ये दो साइंटिस्ट थे, एक थे एस.जी. सिंगर और एक थे जी.एल. निकोलसन। आप देख रहे होंगे अभी मैं एक बिल्डअप कर रहा हूँ पूरी की पूरी कहानी का, मैं चीज़ों से आपको फेमिलियर कर रहा हूँ। जब तक करेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होंगे,
मूवी में मजा नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि खेल क्या चल रहा है ना, कौन किससे बातचीत कर रहा है, कौन सा एक्शन सीक्वेंस किसके साथ हो रहा है, हीरो कौन, विलेन कौन, हीरोइन कौन, है ना। तो ये सब जो है हमें पहले करेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो जाए, उसके बाद आपको कहानी पूरी समझ में आएगी। तो ये जो दो साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं एक तरह से हम कहेंगे, इन्होंने जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल बनाया। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो पूरी की पूरी लिपिड की एक बाई लेयर होती है, ये जो लिपिड की बाई लेयर है, इन्होंने बोला मोजाइक आपको पता क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं कलरफुल से, उनको जोड़ के एक फोटो बना दी जाती है ना। बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं वो करते हैं ये, अगर आपने कभी देखा हो सर्च करके देखना नेट पे, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ऐसा ही लग रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर जो है उनको जोड़ के कुछ बनाया गया, इसीलिए इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोलते हैं। फ्लूइड क्यों बोलते हैं? आप देखिए कि पानी को कहीं भी गिराएंगे तो पानी तरल है तो वो यूं आगे आगे बढ़ता जाएगा, तो ये भी सेम ऐसा ही है ना। ये ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे रुका हुआ है, इसके अंदर आप देखिए कि छोटे छोटे जो है ये लिपिड्स बने हुए हैं। ये लिपिड्स क्या है? मूवमेंट करते रहते हैं, ये लिपिड मूवमेंट करते रहते हैं ऐसे ऐसे करके। जब ये मूवमेंट करेंगे तो इन्हीं के अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो जब ये मूवमेंट करेंगे तो इसका मतलब है कि प्रोटीन भी मूवमेंट करता रहेगा। ये बताने का बस यही पर्पज है इसका, मोटा मोटा इस पूरी के पूरे सिस्टम का। इन्होंने बताया कि भैया ये जो लिपिड की लेयर होती है, बाई लेयर होती है पूरी की पूरी, ये मूविंग है, इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो मूविंग है, और इसी को बोलते हैं इसकी फ्लूइड नेचर, है ना। ये फ्लूइड नेचर को डिपिक्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। बस ये इतना आपको समझ आ गया अगर, तो आपसे ये पेपर में पूछा गया है, एक्चुअली में एक बार आया हुआ है पेपर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस किस चीज़ का बना होता है वही यहाँ पे बता रखा है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल। ये देखिए आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए ये कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। कहने का मतलब है ये बहुत सारे जो है छोटे छोटे पत्थर आप समझ लीजिए, जिनको यहाँ पे लगा दिया और ये बन गया, है ना। और वो पत्थर कौन से हो गए? एक तरह से फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। बस ये एक डिपिक्शन का तरीका होता है, नहीं तो ऐसे तो कहानी कभी समझ में ही नहीं आएगी। साइंटिस्ट लोग भी जो है इसी कोरिलेशन का यूज करते हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब मैंने सेल की बात की, तो सेल जो कोई भी होता है, एक ये सेल है ना। सेल के मैंने साइंटिस्ट के बारे में बता दिया, उसके मॉडल्स के बारे में बता दिया, डिस्कवरी के बारे में बता दिया, सेल छोटा कौन सा होता है, बड़ा कौन सा होता है वो भी बता दिया। अब मैं सेल के आपको एक तरह से थोड़े से टाइप बताने वाला हूँ कि टाइप कौन से हैं सेल के। टाइप की जब भी बात करेंगे तो दो तरह के आपके सेल हो सकते हैं, एक हो सकता है प्रोकैरियोटिक और दूसरे हो सकते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, सेम देखिए सबके लिए, ये हो गए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है भाई, तो हम पहली बात जो करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल की ही कर रहे हैं। अगर कोई बोले बिल्कुल बेसिक सेल जो जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं रहती, बिल्कुल कम डेवलपमेंट रहती है, लेकिन है तो सेल ही, है ना। तो एक बिगिनिंग वाली चीज है, ये कह सकते हैं शुरुआती सेल है। तो ये जो होता है ये प्रोकैरियोटिक होता है। अब इसमें आप थोड़ा सा हम इसके एलिमेंट्स को समझते हैं। आप देखिए ये बना हुआ पूरे का पूरा, एक तो ये देखिए कि जो इसकी पूंछ है इसको क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। ठीक है, ये पूंछ सी जो निकली हुई है इसकी, आप यही समझ लीजिए, है ना, कि बंदर है, बंदर की पूंछ जो निकली हुई है उसको क्या बोलेंगे? फ्लैजेला। इसके अंदर ध्यान से देखिए ये धागे धागे से दिख रहे हैं आपको, इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। अगर कोई पूछ ले कि क्या न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, नाभिक इसके अंदर प्रेजेंट है, आप बोलेंगे बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, उल्टा ये जो है अनडेवलप्ड है, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है। तो इस अभी डेवलप्ड कैसा होता है वो आगे दिखाऊंगा, बट कहने का मतलब है कि ये जो है बिल्कुल आप देखिए कि कच्चा घड़ा एक तरह से बोल लीजिए, है ना, पका हुआ नहीं है। फिर ऐसे ये जो छोटे छोटे सितारे सी दिखाई दे रही है इनको क्या बोलते हैं? पिली बोलते हैं। और वहीं पे ये जो छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। पेपर में सीधा इसके बारे में सवाल आएंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूँ। फिर ये जो चीज़ है ये छोटा सा क्या है? ये प्लाज्मिड है। एंड ये ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है ये है सेल वॉल, ये है सेल वॉल। एंड वहीं पे अगर आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे, ये ब्लू कलर से अंदर की तरफ जाएंगे, ये जो दिख रहा है आपको ऑरेंज से कलर का, ये क्या है? सेल की मेम्ब्रेन, या फिर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, और यहीं पे अगर आप थोड़ा सा बाहर की तरफ आएंगे, ये दिख रहा है बाहर का जो शेल है ये पूरे का पूरा, ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। अब ये जो शेल है इसको एक और नाम भी दिया गया है, ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये एक स्लाइम लेयर, कीचड़ जैसी लेयर भी हो सकती है। अगर ये ढीला ढाला है तो कीचड़ जैसी लेयर होगी, नहीं तो ये क्या है? एक तरह से कैप्सूल की फॉर्म होगा। अगर ये सॉलिड है, बहुत ज़्यादा इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये कैप्सूल बन जाएगा, नहीं तो ये कीचड़ जैसी एक लेयर होगी, दलदली सी, है ना। तो ये कैसे भी फॉर्म का हो सकता है कैप्सूल जो होता है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनकी जो शुरुआत है, इनकी खोज जो है बेसिकली बोला जाएगा तो लुवनहॉक और रॉबर्ट हुक ने ही की है। एंड इनका जो साइज अगर कोई पूछ ले तो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक जो है इनका
का साइज रहता है। ये हो गए बिल्कुल बेसिक थिंग्स, है ना, कि बेसिक प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली है। अभी एक दो इंफॉर्मेशन और होगी प्रोकैरियोटिक के बारे में, कि इसके एग्जाम्पल अगर देने हो। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, जैसे अभी सबसे छोटे मैंने अभी बताया था जब आपको, तो मैंने क्या बोला था, बैक्टीरिया के सेल होते हैं सबसे छोटे, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया हो गया। और मैंने जब अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, जो स्पाइरोगैरा एल्गी थी उसी को देख के वहां से ही अंदाजा लगा रहे थे कि भैया ये लिविंग सेल हैं। तो यानी कि अगेन एल्गी वाले जो हो गए वो भी प्रोकैरियोटिक हो गए, बिल्कुल बेसिक जो है ना, जो डेवलप्ड नहीं है, आप ये समझ लीजिए। फिर माइकोप्लाज्मा तो मैंने बताया ही अभी आपको थोड़ी देर पहले, है ना, कि एक बैक्टीरियम सेल है वो पूरे का पूरा। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिखे हुए हैं, है ना। तो यानी कि बिल्कुल जो इनिशियल बेसिक सेल्स होते हैं। वहीं पे आप देखिए कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं, तो इनके अंदर कोई भी चीज वेल डेवलप्ड नहीं होती है। इनके अंदर कोई ऑर्गेनली भी नहीं होता है। जैसे हमारे अंदर क्या है, लीवर है, हार्ट है, लंग्स है, बहुत सारी चीजें हैं। इनके अंदर कुछ भी नहीं है एक तरह से, है ना, वो सब मिसिंग है। उल्टा जो एक दो एलिमेंट है भी, तो वो भी डेवलप्ड नहीं है, समझ गए, वो हो गए प्रोकैरियोटिक सेल्स। और साथ में दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज समथिंग लाइक कि जैसे न्यूक्लियस होता है तो वो डबल मेम्ब्रेन में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो वो सिंगल मेम्ब्रेन में बंद होता है। तो वो इसके अंदर मिसिंग है, यानी कि ये चीजें है ही नहीं। लेकिन एक चीज खास है इसके बारे में, वो है मीजोजोम। इसके अंदर जो है मीजोजोम्स कंप्लीटली सिर्फ इसी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे, ये यूकैरियोट के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है भाई, ये तो मैंने एक बेसिक थिंग्स बता दी प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ठीक है, ये सेम जो है यहाँ पे हिंदी वालों के लिए भी बता दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। अब हम बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। जब हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे तो हमें ये पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि जो हम बोल रहे हैं कि भैया मिसिंग है प्रोकैरियोटिक में, मिसिंग क्या है वो पता तो लग जाए, तब तो हम बता पाएंगे कि फर्क क्या है। अब वो मिसिंग क्या है उसको जानने के लिए आपको इनके अंगों के बारे में जानना पड़ेगा, यानी कि सेल के जो अंग हैं, सेल के अंदर ऑर्गन्स जो हैं, ऑर्गेनलीज जो हैं, उनके बारे में जानना पड़ेगा। जैसे हमारी बॉडी के बारे में जानना है तो हार्ट के, लीवर के, फेफड़ों के, सबके बारे में जानना पड़ेगा, तब तो अपनी बॉडी के बारे में पता लगेगा। ऐसे ही अगर सेल के बारे में जानना है तो इसके अंदर के ढांचों के बारे में जानना पड़ेगा ना भैया, अंदर है क्या इसके, कोई खाली डब्बा थोड़ी है ना, अंदर इतना कुछ है। वो सारे माल के बारे में बताता हूं एक एक करके। सबसे पहले बाहर से शुरुआत करते हैं। आप देखिए जो बाहर का पूरा लेयर होता है, ये क्या होती है, इसके अंदर ये होती है मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल जो है इसके अंदर भी हो सकती है ना, सेल वॉल जो है यहां भी हो सकती है, सेल वॉल हो सकती है बिल्कुल, यूकैरियोट के अंदर भी हो सकती है, प्रोकैरियोट के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, सभी के अंदर नहीं होती है। वो किसके अंदर होती है, किसके अंदर नहीं होती है, तो वो कुछ इस तरीके से याद रखिए कि जो प्लांट है उनके अंदर सेल वॉल होती है और एनिमल्स हैं जो उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। वो जब भी सेल वॉल पढ़ेंगे तो समझा दूंगा उसके बारे में। अब ऐसे ही देखिए सबसे बाहरी परत होगी जो ये मेम्ब्रेन हो गई। मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये पूरा का पूरा फ्लूइड दिख रहा है, जो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये पूरा का पूरा गूदा जो दिखाई दे रहा है आपको अंदर, है ना, लिक्विड लिक्विड सा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। वहीं पे अगर मेन सेंटर की तरफ जाएंगे तो ये जो गोला दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरे का पूरा क्या है, ये है न्यूक्लियस इसका। और न्यूक्लियस इसका दिमाग है एक तरह से, आप ये समझ लीजिए जैसे आदमी का दिमाग होता है ना, ऐसी इसका जो दिमाग है वो न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के अंदर ही सारे का सारा डीएनए वगैरह सब जो है यहीं पे स्टोर होता है। ठीक है भाई, अब न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर ये जो लगी हुई है, ये चिपकी हुई है ना, ये देखिए ये वाली चीज जो चिपकी हुई है, इसके ऊपर देखिए खड्डे खड्डे भी लग रहे होंगे, ये डॉट डॉट से भी होंगे। ये होते रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो ये खड्डे खड्डे से जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये राइबोसोम होते हैं भाई मेरे, इनकी वजह से ये खुरदरी हो जाती है। ठीक है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहां पे जो इस तरफ होगी आपका, इस तरफ ये वाली, ये होगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर देखिए ये बिल्कुल प्लेन है, एकदम चिकनी चमेली, इसके ऊपर एक भी आपको डॉट दिखाई नहीं देगा। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये हो गई स्मूथ और ये हो गई रफ। अब ऐसे ही इस तरफ आएंगे तो ये आपको जो इसके जैसी दिखाई दे रही होगी बिल्कुल, ये और ये ना एक जैसी सी देखने में लगते हैं लेकिन है अलग है। ये हो गई गोल्गी बॉडी। ठीक है भाई, ये हो गई गोल्गी बॉडी। एक ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये हो गया वैक्यूल। ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह जो होते हैं उनको स्टोर करने के एक बारी काम आता है, ये समझ लीजिए। अब यहीं पे साइड में देखिए ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, ये पावर बनाता है पूरी के अंदर। जो सेल की एनर्जी आएगी ना वो कहां से आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी। पावर हाउस इसको बोलते हैं। अभी सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं छोटा छोटा करके बता रहा हूं कि ये है क्या भला। तो ये बता दिया, एंडोप्लाज्मिक के बारे में बता दिया। ये छोटे छोटे लाइजोम आपको दिखाई दे रहे हैं। लाइजोसोम क्या होते हैं, ये भी अगेन वेस्ट डिस्पोजल का ही काम करते हैं। अभी यही समझ लीजिए, बाद में डिटेल में बता दूंगा। तो कुल मिला के ये मैंने आपको इसका जो है ब्रीफ आउट कर दिया कि इसके अंदर है क्या क्या। अब इतनी सारी चीजें क्या एक प्रोकैरियोटिक सेल में थी,
क्या इस सेल में इतनी सारी चीजें थी? बिल्कुल भी नहीं थी। आप देखिए बिल्कुल 2-4 चीजें इसके अंदर थी, बाकी सब चीजें मिसिंग थी। इसीलिए हम बोलते हैं ये एक बिल्कुल शुरुआती बेसिक सेल हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन वहीं पे इससे एडवांस स्टेज का सेल जो हो गया वो हो गया यूकैरियोटिक सेल। तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? हमारी बॉडी ऑब्वियस सी बात है कि यूकैरियोटिक सेल से बनी हुई है, ना कि प्रोकैरियोटिक सेल से। समझ गए? अब ये जो है ऑर्गेनेलीज के बारे में ही पूरा का पूरा बता रखा है। साइज की एक बात कर लेते हैं तो 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक का साइज इसमें हो सकता है, जहां जबकि हम जो प्रोकैरियोटिक का देख रहे थे तो 1 से 10 तक था, लेकिन यहाँ पे 10 से 100 तक का भी हो सकता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी वालों के लिए लिख दिया है, हिंदी वाले स्टूडेंट इसको एक बारी जांच लेंगे कि क्या लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक तरफ मैंने लिख दिया प्रोकैरियोटिक, एक तरफ लिख दिया यूकैरियोटिक। ये दो तरह के सेल हो गए। अब ये देखो इस तरह का ये हो गया जो आपका, ये हो गया प्रोकैरियोटिक और ये हो गया यूकैरियोटिक। मोटे मोटे तौर पे अगर किसी को भी इसके बीच में डिफरेंस देखना है तो यहां से इजीली देख सकते हैं। जैसे ये सेल वॉल है तो सेल वॉल जो है इसके अंदर भी हो सकती है और सेल वॉल जो है यहां भी सेल वॉल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यूकैरियोट में सेल वॉल नहीं हो सकती। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो प्लांट्स हैं। प्लांट्स जो बने हुए हैं उस जो वेल डेवलप्ड प्लांट्स हैं ना, पेड़ जो होते हैं, पूरे पौधे जो होते हैं, मैं एल्गी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो वो जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि उनके अंदर तो सेल वॉल है, तभी तो इतने मजबूत है, इतनी मजबूती से टिके हैं। और हम जो बने हैं, एनिमल्स जो बने हैं, उनके अंदर सेल वॉल नहीं है। सिंपल सी बात है, तभी तो हम लोग कच्चे खड़े हैं। कोई तीर मारेगा तो अंदर घुस जाएगा, है ना। प्लांट के तीर मारो, है ना, पेड़ के तीर मारो, जाएगा, कुछ होगा पेड़ को? कुछ ना होगा। तो वही वाली कहानी है। फिर ये जो है ये कैप्सूल के बारे में भी अभी मैंने बताया कि ये कुछ प्रोकैरियोट सेल में होता है, कुछ में नहीं होता है। और फिर उसके अंदर जब हम जाते हैं तो फिर क्या आ जाती है? एक मेम्ब्रेन आ जाती है पूरी की पूरी। सेम ऐसी मेम्ब्रेन यहाँ भी होती है। आप देखिए अब राइबोसोम जो है मैंने बोला डॉट डॉट है यहाँ पे, ये यहाँ भी होते हैं। और यहाँ मैंने क्या बोला था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये देखिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे डॉट डॉट लगे हुए हैं। ये सारे डॉट क्या है? राइबोसोम ही तो है। तो दोनों में राइबोसोम्स भी हो गए, सेल की मेम्ब्रेन भी दोनों के अंदर हो गई है, बिल्कुल सही है। इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। देखिए सिर्फ ये कच्चा सा धागा है, न्यूक्लियोइड है, जबकि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ऐसा होता है ना, ये पूरा अंडा, अंडे के अंदर अंडा, ऐसा समझ लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पूरा अंडा है, इसके अंदर भी जो अंडा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, है ना। यानी कि न्यूक्लियस का भी एक सेंटर है जिसको न्यूक्लियोलस बोल रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा सेंटर है। कितना ज्यादा माइन्यूट में साइंटिस्ट ने जाके इसको देखा है। तो ये कहने का मतलब पूरा का पूरा ये है कि इसके अंदर वेल डेवलप्ड है, इसके अंदर तो डेवलपमेंट कोई है ही नहीं न्यूक्लियस की, कचरा। ठीक है भाई। और ऐसे ये जो बाकी का मटेरियल है, ये जो पूरा गूदा जो है अंदर का, ये पूरा गूदे को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, वो इसमें भी होगा। तो कहने का मतलब है कि कौन सी चीजें प्रेजेंट है, कौन सी एब्सेंट है। जैसे गोल्गी बॉडी है तो वो यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ कहाँ है गोल्गी बॉडी? ये तो बिल्कुल बेसिक है। तो ये मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बता दिया कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या होता है। आई होप कि अब आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि सेल क्या होता है, सेल के टाइप दो बताए, ठीक है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, दोनों के बीच में अंतर बता दिया, हम कौन से सेल से बने हैं वो बता दिया, ये वाले सेल से बने हैं, और इनके बारे में भी बता दिया, बेसिक बेसिक जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, एल्गी वगैरह हैं जो, वो यहाँ से बन रखे हैं, ये भी बता दिया। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो सब कुछ बताने के बाद अब मैं जो है इन सभी तो क्या यूकैरियोट सेल जो हैं उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जांचना शुरू करेंगे कि भैया ये होते क्या क्या हैं, लेकिन उसकी बिल्कुल आउटर पेरिफेरी से। यानी सबसे पहले बाहर का मटेरियल देखते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। ठीक है भाई, बाहर से अंदर की तरफ। अब आप देखिए कि सबसे बाहर जब हम देखते हैं तो ये क्या है? सेल एनवलप है। यानी कि ये जो है पूरा का पूरा सेल का जो बाहर है इसको क्या बोल रहे हैं? एक तरह से सेल एनवलप बोल रहे हैं। एनवलप समथिंग लाइक वो लेटर है ना, लेटर जो होता था पहले, लव लेटर भेजा करते थे, है ना, तो उसके अंदर अपनी चिट्ठी डाल के भेजा करते थे। चिट्ठी के ऊपर शब्द होते थे आपके, है ना, यानी कि आपके शब्द किस पे हैं? चिट्ठी पे, और चिट्ठी किस में है? एनवलप में है। तो एनवलप को जो है लोग भेजा करते थे। हमें अब मेरे को भी याद है कि एक हमारी फैमिली में एक लड़का था, है ना, तो उसने क्या किया, एक समझ तो थी नहीं, उसने लव लेटर बना के अपने बुआ के लड़के को दे दिया कि भैया फलानी लड़की को दे दियो। और वो बुआ के लड़के ने भैया उस लड़की को तो दिया नहीं, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई, उसने मौसी को दिखा दिया, बुआ को दिखा दिया, है ना। और उसके बाद फिर उस लड़के के जो लपड़ पड़े, है ना, जो सुताई हुई वो अलग ही थी। तो कहने का मतलब ये ऐसा रियल इंसिडेंट भी हमने देखा हुआ है अपनी लाइफ में। तो एनवलप जो है क्या हो गया? बिल्कुल बाहरी कवर हो गया एक तरह से, ये एनवलप हो गया। ठीक है, अब एनवलप के अंदर देखिए कि 3 भाग हो सकते हैं। इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होगा ग्लाइकोकैलिक्स, एक होगा सेल वॉल और एक होगा सेल मेम्ब्रेन। सबसे आउटर भाग ये देखो, ये तो हो गया
आपका एनवलप। अब एनवलप के बाहर वाला ये जो येलो कलर का भाग आपको देख रहा है, ये क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स। ये एक कैप्सूल की फॉर्म में भी हो सकता है, मैंने बताया था, या फिर एक कीचड़ कीचड़ है ना, स्लाइम लेयर जो है वो भी हो सकती है। तो ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। फिर उसके बाद ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना, ये क्या हो गया, आपका सेल वॉल होगी। अब सेल वॉल क्या होगी, एक तरह से आप समझिए कि आपका घर है, घर के बाहर आपकी हो गई एक चार दीवारी, चोर इजीली घुस नहीं सकता है चार दीवारी से, है ना, और वो चार दीवारी को आप सेल वॉल समझ लीजिए, अपने घर की चार दीवारी को, है ना। लेकिन वहीं पे जब चार दीवारी से आप अंदर की तरफ घर में आएंगे तो आगे क्या मिलेगा आपको, मेन डोर मिलेगा, मेन दरवाजा मिलेगा। और वो जो मेन दरवाजा है उसको आप क्या समझ लीजिए, उसको समझ लीजिए सेल मेम्ब्रेन। तो ये लाल वाले के अंदर जस्ट आप जाइए, है ना, लाल वाले के अंदर वाला भाग, ठीक है, अंदर वाला भाग, ये लाल कवर है, कवर से जस्ट अंदर वाला ये जो इस तरफ वाला भाग है उसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है भाई। यानी कि पूरा अंदर का जो मटेरियल है उसका जो जस्ट आउट में है, जो जस्ट आउट में है ना, यानी मैंने बता दिया आपको कि घर का जो है मेन डोर हो गया, वो क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। घर की चार दीवारी क्या हो गई, सेल वॉल हो गई। और चार दीवारी से बाहर भी अगर आपने कुछ लगा दिया है, बिजली के तार करंट लगा दिया कि मेरे घर में चोर ना घुस जाए, वो हो गया आपका ग्लाइकोकैलिक्स, है ना। या खड्डा खोद के कीचड़ रख दिया कि भैया कोई नहीं घुसना चाहिए, जो आएगा फिसल के गिरेगा, तो वो हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये हो गया पूरा का पूरा सेल एनवलप के बारे में, ये मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये जो लेयर होती है, ये आप ध्यान रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है ये सेमी परमिएबल होती है या सेमी पेनिट्रेबल होती है, यानी हर चीज को अंदर नहीं घुसने देती। कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ ही चीजें ऐसी होती हैं जो इसके अंदर जा सकती हैं, तो उसके बारे में भी अभी मैं आपको बता दूंगा। ये पूरी थ्योरी आपको पढ़नी है, इसको छोड़ना नहीं है। जितनी भी यहाँ पे लिखी हुई है सब चीज़ें आपको रीड आउट करनी है एक बारी, मैं आपको आसान भाषा में समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। और सेल वॉल की जब मैं बात करता हूँ तो मैंने बताया अभी कि ये बिल्कुल आउटर मोस्ट कवर है सेल वॉल, और ये जो है किस किस में मिलेगा, तो मेजोरिटी ऑफ प्लांट सेल्स जो है, प्लांट्स के अंदर हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। अच्छा, इसका मैं एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देखिए कि हम महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि हम बोलते हैं ना कि कर्ण का जो है यहाँ पे कवच है। अब वो पता नहीं रियल में कौन सा कवच और कौन सी चीज़ें हैं ना, अब वो कहानियां तो जोड़ दी जाती हैं, लेकिन अगर मेरे को बायोलॉजिकल इस चीज़ को बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा। अब आप देखिए कि एक नॉर्मल अर्जुन क्या है, अर्जुन का क्या है, नॉर्मल शरीर अपने जैसा है ना, तो तीर लगेगा तो अंदर घुस जाएगा। लेकिन वहीं पे आप सोचिए कि उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सिर्फ सेल वॉल नहीं है उसके सेल्स में, एक बायोलॉजिस्ट ऐसे समझाएगा, है ना। लेकिन कर्ण का जो शरीर है आगे से वो कैसा बना हुआ है, आप समझिए सेल वॉल है उसके अंदर, है ना। हर सेल के अंदर क्या है, एक वॉल है, तो इस वजह से वो मजबूत हो गया। तीर लगेगा तो जस्ट डेड स्किन सी क्रिएट हो रखी है, तो वो बस हल्का सा यहाँ पे लग के यहीं पे रह जाएगा। आप समझ रहे हैं कहानी को, समझ रहे हैं आप, कंटेक्स्ट को समझ रहे हैं। तो ये जो हो गई सेल वॉल होगी एक तरह से, शायद इससे आप और बेहतर चीजें समझ पाएं कि अगर आप महाभारत के साथ रिलेट करके मैं आपको बताऊं तो ये किस में मिलते हैं, फंजाई में, बैक्टीरिया में, एल्गी में, है ना। ये सब जगहों पे जो है हमें सेल वॉल देखने को मिल सकती है। मैंने बोला प्रोकैरियोट में भी हो सकती है, यूकैरियोट में भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और एनिमल सेल जो होते हैं, मैंने अभी आपको बताया एनिमल्स के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होती। कोई भी पशु को उठा के देख लीजिए, अगर आप तीर मारेंगे तुरंत अंदर घुस जाएगा। पेड़ को मारोगे तीर एक, है ना, तो तुरंत अंदर नहीं घुसेगा, हो सकता है तीर वहीं गिर जाए नीचे, और हो सकता है सिर्फ पेड़ की छाल को लगे और हल्का सा वहीं पे टच होके खड़ा हो जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो क्या है, मजबूती देता है। सेल वॉल क्या करता है, आउटर मजबूती देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है उस व्यक्ति को, उस जीव को जिसके पास भी सेल वॉल होगी। समझ गए इस कहानी को, समझ गए आप इसका मतलब क्या है। फिर उसके बाद जो है वही मैंने बताया कि प्लांट्स और एनिमल सेल जो है वो स्पेशली डिफरेंस कौन सा है, सेल वॉल का ही उनके बीच में डिफरेंस है, प्लांट और एनिमल के बीच में। अब आपसे एग्जाम में बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें पूछी जाती है। मैंने बोला ना ये अपडेटेड कंटेंट है, तो अब अपडेशन कैसी है ये समझना। ये चार चीज़ आपको याद करके जानी है। क्यों है ये चार चीज़ इंपॉर्टेंट, आप देखिए कि जैसे वो क्या बोलेगा कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, हर किसी की सेल वॉल को सेम नाम नहीं दिया गया है। जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल अगर मैं बात कर रहा हूँ उसको क्या बोला जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकन बोला जाएगा, ठीक है। यहां भी मैंने लिख दिया है, इस तरफ भी और उस तरफ भी लिख दिया, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन। वहीं पे अगर मैं फ्रूट्स की सेल वॉल की बात कर रहा हूं, है ना, सेब की, आम की, इनकी अगर मैं सेल वॉल की बात करने लग जाऊंगा तो उनको क्या बोलूंगा, मैं पेक्टिन बोलूंगा। वहीं पे अगर मैं इंसेक्ट्स जो हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं, उनकी सेल वॉल की मैं बात करूंगा तो मैं उनको क्या बोलूंगा, काइटिन बोलूंगा। चिटिन बोल लो, काइटिन बोलो, जो तुम्हारा दिल करता है वो बोलो, पर याद कर लो। फिर उसके बाद मैं अगर प्लांट्स की सेल वॉल की बात करता हूं, है ना, कि पेड़ों की, वृक्षों की, जो पौधे हैं उनकी मैं सेल वॉल की बात करता हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सेलुलोज बोलूंगा। ये शब्द तो शायद आपने सुना भी होगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 से सवाल कभी भी आ सकता है पेपर में, डायरेक्ट आप इसको मार्क करके आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों।
अब देखो, मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। मैंने आपको सेल वॉल के बारे में बता दिया, मैंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी बता दिया। अब इसके स्ट्रक्चर कैसा होता है वो समझते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या खास बात है कि इसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। तो वो समझो आप। ये देखो, सबसे इसको आप लेयर्स में समझो। सबसे नीचे एक लेयर है, ये लेयर कौन सी है? इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन तो कच्चा घड़ा है भैया, उसके अंदर यूं लगा कुछ तो आर पार हो जाएगा, ऐसे समझो। लेकिन वहीं पे अगर इसके ऊपर इस तरीके से मैं ऐसा सिस्टम सा एक जाल सा बिछा दूं, एक जाल सा बिछा दिया और उसके ऊपर एक कवर लगा दूं, तो क्या इस मेम्ब्रेन को भेद पाना इतना आसान होगा? नहीं होगा। हो सकता है कि कोई चीज आए और वो यहां पे तीर जो है ऐसे लग के और यहीं पे रुक जाए, वो इसको भेद ही ना पाए। कहानी समझ रहे हैं? मैं इससे आपको समझाता जाऊंगा, ये तीर कमान वाले एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इस वजह से ये जो है और आसान हो जाता है समझना। तो कहने का मतलब है कि इसको भेद पाना मुश्किल है। तो ये क्या है? स्ट्रेंथ दे रहा है इसको, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब अगर मैं बोलूं कि भैया ये जो धागे से दिख रहे हैं, ये पीले कलर के जो धागे आपको यहां पे दिख रहे हैं, यही क्या है? पेक्टिन है। तो ये इन धागों का काम क्या है? इसको सीलना है ना। अब ऐसा थोड़ी कि ये ऊपर ऐसे ही रहेगा। तो आप समझिए कि ये जो कवर और इसको पूरे को सीलने का काम, ये देखिए ये धागे कर रहे हैं एक तरह से, इनको भी क्या बोल देते हैं हम? पेक्टिन बोल देते हैं। तो यानी कि इसको जो है ये पूरा सिस्टम ऐसे तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से जो है इसको एक मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बन जाता है। ठीक है दोस्त। तो एडहेशन का काम कौन करता है? पेक्टिन करता है। ये आप यहां से समझेंगे। फिर सेल वॉल का फंक्शन क्या है? मैंने अभी बताया आपको, मैकेनिकल सपोर्ट देना, स्ट्रेंथ देना। उसके बाद उसकी शेप, उसकी रिजिडिटी, है ना, स्ट्रेंथ, शेप वगैरह सब इसी से। पेड़ सीधा ऐसा है तो वो ऐसा ही रहेगा। ये किस बात पे डिपेंड करेगा? कि सेल वॉल कितनी मजबूत है। अगर वो आड़ी टेढ़ी हुई तो पेड़ यूं झुक जाएगा, कोई यूं झुक जाएगा, ऐसे समझ रहे हो? तो ये जो है दूसरा जो है, ये जब इतना बड़ा बैरियर क्रिएट कर रहा है तो बाहर का कोई भी हमला नहीं कर सकता। यानी कोई भी पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया जो है को, आपने देखा कि कोई जो वृक्ष हैं, पेड़ जो हैं, क्या बीमार होते दिखाई दिया आपको? शायद ही किसी ने देखा हो। क्यों? क्योंकि उनका बाहरीपन इतना मजबूत है कि कोई बाहर का बैक्टीरिया वगैरह अंदर घुस ही नहीं सकता इजीली, है ना। तो अंदर जो है उसको नुकसान कर ही नहीं सकता है, समझ रहे? हाँ, उसके रूट्स में कुछ लग जाए, दीमक वगैरह, तब वो जा सकता है, लेकिन उसके बाहर छाल से उसको मारा नहीं जा सकता। कहानी समझ में आ गई? तो इस वजह से उसका जो है डिफेंस सिस्टम भी मजबूत करता है। और साथ में क्या है? वाटर का लॉस जो है वो नहीं होने देता। अब पेड़ की जो छाल है, आप मेरे को खुद बताओ, क्या यहां से पानी बाहर निकलता है? क्या बिल्कुल भी नहीं। पत्तियों से निकलता है भाई मेरे पानी बाहर, है ना, पत्तियों से निकलता है। यहां पेड़ की छाल से थोड़ी पानी बाहर निकलता हो, देखा है? क्या ये ऐसे अगर होने लग गया फिर तो भैया पेड़ के पास तो पानी नहीं बचेगा, दुनिया में पानी ना बचेगा, सारा पेड़ ही चूस जाएंगे, है ना। तो ये जो है आपको समझना है कि ये कहानी क्या चल रही है, उसको अगर आप रिलेट कर करके एक पिक्चर बना लेंगे तो तुरंत से आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ये सारे काम किसके हैं? सेल वॉल के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम बात करते हैं। देखो, मैंने आपको आउटर एनवायरनमेंट के बारे में, सेल के जो है बाहरी एनवायरनमेंट के बारे में मैंने सब बता दिया। मैं अब अंदर की बात करेंगे। बाहर के बारे में मैंने बता दिया क्या होता है। एनवलप होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, 3 भाग बता दिए। अब हम अंदर घुसेंगे कि अंदर क्या माल है। उस माल के बारे में जानना है तो उसको क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनली होते हैं भाई। सेल ऑर्गेनली में सबसे जो है सबसे बाहरी अगर देखेंगे तो मेम्ब्रेन हो गई। अब वो जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये बनी किस चीज की होती है? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इन सब की बनी होती है। ये याद रखना है आपको। हिंदी वालों को भी याद रखना है, अंग्रेजी वालों को भी याद रखना है कि ये मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है, कोशिका झिल्ली जो है किस चीज की बनी होती है। ठीक है भाई। अब एक और चीज ध्यान में रखना कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन बनी हुई है ये हर किसी को अंदर नहीं आने देगी। इसके अंदर आप समझिए कि एक फिल्टर है एक तरह से, है ना। फिल्टर लगा हुआ है तो आप देखो, हर अगर एलिमेंट को अंदर नहीं आने देता तो किन को अंदर आने देता है? तो ये इसके खास बात ये है कि जैसे पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, ऐसे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको ये अपने अंदर घुसने देता है। और दूसरा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर कैसी रहती है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन रहती है। ये ध्यान रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन रहती है। जैसे सोडियम के आयंस इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, पोटेशियम के आयंस ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का काम भी यही करता है। और ये जो मेम्ब्रेन है एक तरह से सेल ये अंदर है, पूरे सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से एक तरह से सेग्रीगेट किए हुए है, अंदर के माल को सारे को एक जगह पे रोके हुए है। वही क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन हो गई, सिलेक्टिवली परमिएबल हो गई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई हो गई, है ना। ये 5-6 पॉइंट्स इसके याद रखिएगा, सीधा सीधा एग्जाम में आएंगे तो बता सकते हैं। अब आप देखिए जो सेल ऑर्गेनली होते हैं वो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर एक ही मेम्ब्रेन होती है। ये तो मैंने सेल की मेम्ब्रेन की बात कर ली, लेकिन अंदर जो मटेरियल है अलग अलग, मैंने बोला ना, अंदर राइबोसोम है, प्लास्टिड्स हैं, वैक्यूल्स हैं, इनमें भी हो सकता है कि किसी ना किसी की मेम्ब्रेन हो।
कई जो अंदर के मटेरियल हैं, अंदर के ऑर्गन्स हैं, उनकी भी तो सेल मेम्ब्रेन अलग से हो सकती है ना, उनकी खुद की भी तो एक मेम्ब्रेन हो सकती है। तो वो उनकी खुद की मेम्ब्रेन कितनी कितनी होती है वो बता रहा हूं मैं अब आपको। सेल ऑर्गेनली जो है उनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक ऐसे हो सकते हैं जिनकी मेम्ब्रेन होती है और एक ऐसे हो सकते हैं जिनकी मेम्ब्रेन नहीं होती है। जैसे कि आप देखिए, मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वो 6 डॉट डॉट से लगे हुए थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। वो डॉट डॉट क्या होता है? राइबोसोम होता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया। तो वो राइबोसोम तो भैया डॉट डॉट है, उनकी कौन सी मेम्ब्रेन? वो तो खुद ही छोटे छोटे बेचारे लगे हुए हैं, उसके साथ चिपके हुए हैं, तो इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ऐसी साइटोस्केलेटन की, सेंट्रियोल की, इन सब की, तीनों की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। अगर कोई पेपर में पूछे कि बताओ किसकी मेम्ब्रेन नहीं है, तो सीधा आप उत्तर दे सकते हैं। दूसरा, अब जिनकी मेम्ब्रेन होती है उनको भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक हो गया सिंगल वाले, एक हो गया डबल मेम्ब्रेन वाले। सिंगल मेम्ब्रेन वाले कैसे हो सकते हैं? जैसे वैक्यूल हो गए, लाइजोसोम हो गए, गोल्गी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। मैंने अभी आपको समझाया, यहाँ पे आप देखिए, इस फिगर को देखिए आप, यहाँ से शायद आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक सेकेंड, कनेक्ट हो जाएंगी आपको अभी, डोंट वरी। जिसको नहीं भी समझ में आ रही है, यहाँ देखिए आप, इस फिगर को भी आप देखिए। आप मेरे को बताइए कि मैंने अभी आपको बताया ये डॉट डॉट है, ये राइबोसोम है, तो इनका कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन ये पूरी खुद क्या है? ये जो पूरी की पूरी है, ये तो भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रही है ना, तो इसका जो है एक मेम्ब्रेन होती है। यानी कि ये ऐसा नहीं कि यूं ही खुले में, इसकी खुद की भी क्या है? एक कवरिंग है, एक मेम्ब्रेन इसकी खुद की भी है, एक ही मेम्ब्रेन है लेकिन इसके पास, ठीक है। वहीं पे आप देखिए, ये जो बीच में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ने भी खुद को ढका हुआ है। कितनी मेम्ब्रेन से? इसके पास दो कवच हैं, ठीक है। इसके पास दो मेम्ब्रेन है जिनसे इसने खुद को ये दो बार ढका हुआ है, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेन है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि ऐसे ही आप देखिए, गोल्गी अपरेटस जो है, गोल्गी अपरेटस कहाँ पे गया अपना? ये रहा, ठीक है। तो ये गोल्गी अपरेटस का भी क्या है? एक मेम्ब्रेन है। इसने भी एक मेम्ब्रेन में, एक कवरिंग में खुद को डाला हुआ है। ऐसे करके आपको समझना है चीज़ों को। जब आप ऐसे कनेक्ट करके समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, इसको इधर करते हैं। आप देखिए, डबल मेम्ब्रेन वाले, जैसे मैंने अभी क्या बोला आपको कि जो न्यूक्लियस है इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, तो न्यूक्लियस जो है दो मेम्ब्रेन में इसने खुद को कवर कर रखा है। ऐसी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसकी भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के भी क्या है? एक बार मेम्ब्रेन और फिर दूसरी एक और मेम्ब्रेन, यानी इसने भी खुद को डबल मेम्ब्रेन में डाल रखा है, ठीक है। ये बाहर की मेम्ब्रेन तो है ही है, अंदर के पार्ट्स की भी अपनी अपनी मेम्ब्रेन है, लेकिन सब पार्ट्स की नहीं होती है। कुछ की है और कुछ की नहीं है, कुछ की डबल की है, कुछ की सिंगल की है, वो मैंने बता रहा हूं आपको, ठीक है भाई। ऐसी प्लास्टिड अगर होंगे यहाँ पे, तो प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाए जाएंगे, एनिमल में नहीं पाए जाएंगे, तो उनकी भी जो है डबल मेम्ब्रेन होगी। यानी अब आपको समझ में आ गया सिंगल मेम्ब्रेन किनकी होती है, डबल मेम्ब्रेन किनकी होती है, और नो मेम्ब्रेन यानी कि किसी की भी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, वो कौन से हैं। आई होप कि ये चीज़, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको मैं इधर कर देता हूँ। चलिए, ये आपको बाद में पीपीटी में काम आ जाएगा। इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है भाई। चलिए, ये हिंदी वालों के लिए बता दिया, हिंदी वाले इसको देख सकते हैं। आगे अब मैं बात कर रहा हूँ फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी इस पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बाहर की मेम्ब्रेन है, उसके फंक्शन क्या है वो तो मैं बता ही चुका हूँ कि फिजिकल बैरियर क्रिएट करती है, बाहर की चीज़ को तुरंत अंदर नहीं आने देती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, पानी को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, इनको पास करने देगी, बाकी चीज़ों को पास नहीं करने देगी। तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि इस मेम्ब्रेन्स का मतलब क्या है, क्या फ़ायदा है इनका। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है जो बिल्कुल कुछ ही आइटम को अंदर आने दे और बाकियों को बाहर ही रोक दे, तो वो एक तरह से सेल के अंदर जो है ज़्यादा दिक्कत क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन का कंसेप्ट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा ये सारे का सारा चीज़ें। आगे अब देखिए कि मैं बात कर रहा हूँ साइटोप्लाज्म की। देखो, मेम्ब्रेन की यानी कि बाहर की कवरिंग की बात हो गई अपनी। अब बाहर की कवरिंग से जब अंदर की तरफ आएंगे तो क्या बनेगा? ये बाहर की कवरिंग से मैं अंदर की तरफ आऊंगा तो सबसे पहले तो ये पूरा गूदा, ये अंदर दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा गूदा, इनको छोड़ दो, ये ऑर्गन्स को, ये गूदा जो है इसकी बात करेंगे। ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है दोस्तों। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। ये क्या है कि जेली जैसा स्ट्रक्चर है। सीधा सीधा पेपर में है कि क्या है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, और प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों के अंदर ही पाया जाएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। और कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर, यानी बाहर की मेम्ब्रेन से अंदर और न्यूक्लियस से बाहर, जो ये पूरा गूदा है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये बना किसका होता है? तो आप बोलेंगे कि ग्लाइकोजन, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ग्रेन्यूल्स, सल्फर ग्रेन्यूल्स, गैस वेसिकल्स, इन सब से जो है ये पूरा पूरा गूदा जो है बना हुआ है। समझ गए इस चीज को? हिंदी के लिए भी लिख दिया, इंग्लिश के लिए भी लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब गूदे के बारे में बात हो गई। अब मैं गूदे से थोड़े आगे बढ़ता हूं। यहां पे देखिए,
ये गुदे की बात होगी। अब मैं एक एक ऑर्गन को पकड़ूंगा, पहले मैं न्यूक्लियस को पकड़ूंगा, फिर मैं हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया को पकड़ लूं, है ना, फिर हो सकता है गोल्गी बॉडी को पकड़ लूं। तो यानी फिर अब एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं कि ये है क्या क्या सिस्टम। हमने बाहर की मेम्ब्रेन का पता कर लिया, साइटोप्लाज्म का पता कर लिया। अब जो मैं बात करने वाला हूं, मैं इस न्यूक्लियस की बात करने वाला हूं। ये न्यूक्लियस जो है इसकी बात करने वाला हूं। आइए इसको बड़ा करके देखते हैं कि ये है क्या चीज है। आप ये देखिए, इसको बड़ा करेंगे तो ये बन गया, है ना। अब ये न्यूक्लियस पूरे का पूरा मैंने क्या बोला, डबल मेम्ब्रेन है। एक मेम्ब्रेन बाहर और फिर एक अंदर की तरफ है, दो मेम्ब्रेन से ये ढका हुआ है ना। ये देखिए न्यूक्लियर एनवेलप हो गया एक तरह से, और एक ये हो गया जो ये आउटर मेम्ब्रेन होगी। तो मैंने बोला ना दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, और इवन बाहर भी जो है एक एनवेलप जैसा है ना। तो इसका भी एक एनवेलप भी है। तो कहने का मतलब दो मेम्ब्रेन और एक पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनवेलप हो गया। तो इस तरीके से ये स्ट्रांगली अंदर बाउंडेड है। और अंदर का जो है, इसका जो सेंटर होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस खुद क्या है, एक तरह से सेल का सेंटर हो गया, है ना। पर हर जगह पे सेंटर नहीं होता, कुछ कुछ जगह पे नहीं भी होता है, बट एक मोटे तौर पे समझिए, खुद ये क्या हो गया, न्यूक्लियस सेल का सेंटर हो गया। लेकिन खुद न्यूक्लियस का सेंटर कौन हो जाएगा, न्यूक्लियोलस हो जाएगा। समझ गए। इसका सेंटर खुद का कौन हो जाएगा, ये अंदर छोटा सा मटेरियल दिख रहा है, ये न्यूक्लियोलस इसका सेंटर हो जाएगा। फिर इस न्यूक्लियोलस के अंदर बहुत सारा मटेरियल है, डीएनए है, क्रोमेटिन है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको पूरा खोल के देखेंगे कि इसके अंदर ये पूरा जो गुदा है, इसके अंदर है क्या, ये न्यूक्लियोलस के अंदर क्या चीज है प्रेजेंट, वो भी अभी हम देखेंगे। फिर इसके बाहर जो ये लगे हुए हैं डॉट डॉट से, ये क्या है, राइबोसोम है ना। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। तो ये राइबोसोम यहाँ पे चिपके पड़े हैं। ठीक है दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। फिर डबल मेम्ब्रेन है, वो तो मैं बता ही चुका हूं। और रोड शेप्ड स्ट्रक्चर कोई बोले तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर। तो ये इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं। अभी मैं क्रोमोसोम सारी डिटेल में दिखाऊंगा, बड़ा करके दिखाऊंगा। तो वो ऐसे ऐसे करके, ऐसे एक रोड बन गई, ऐसे एक रोड बन गई, ऐसे रोड जैसे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के। तो वो अभी मैं दिखाऊंगा अभी आप लोग को, ठीक है। और न्यूक्लियस इज ए लार्ज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली, ये बता दिया। और ये सेंट्रल यूनिट होती है, यानी सेंट्रल यूनिट का मतलब है कि हमारे पूरी बॉडी की सेंट्रल यूनिट क्या है, दिमाग है, ब्रेन है। ब्रेन क्या है, एक तरह से हमारा सेंट्रल यूनिट होगी, है ना। इसी से सब कुछ चल रहा है। मैं नर्वस सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं अभी ब्रेन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे ही जो सेल है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की पूरी क्या है कहानी, कि ये सेंट्रल यूनिट है, ये ब्रेन का काम करता है। किसके लिए ब्रेन का काम करता है, सेल के लिए ब्रेन का काम करता है। तो ये समझ गए आपको, सब कुछ जो सेल का चलेगा वो इसी से चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्रोमोसोम है, डीएनए है, वो सब जो है जेनेटिक मटेरियल इसी के अंदर प्रेजेंट है। एंड दूसरा ये क्या काम करता है, मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा, ये आपको ध्यान रखना है। एक केमिकल है सेफ्रानिन, सेफ्रानिन, ठीक है। सेफ्रानिन ओ भी बोल सकते हैं, या बेसिक रेड 2 भी इसको बोल सकते हैं, दोनों ही इसी के ही नाम है। ये दोनों का खास इस्तेमाल होता है एक्चुअली में। ये बायोलॉजिस्ट जो है ना, कई बार कोई स्टडी करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर इस न्यूक्लियस को रेड, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियोलस जो है बेसिकली, है ना, ये पूरे का पूरे को अगर रेड करना है ना कोई स्टडी करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, सेफ्रानिन का इस्तेमाल करेंगे। सेफ्रानिन से क्या हो जाएगा, वो उसको स्टेनिंग कर रहे हैं एक तरह से। स्टेन का मतलब क्या होता है, दाग लगाना, है ना। तो इसको एक तरह से स्टेन कर देंगे, रेड की पॉलिश कर देंगे, आप ये समझ लीजिए, है ना। तो न्यूक्लियाई को रेड करने का काम जो है वो सेफ्रानिन करता है। ये कभी भी, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है ना, इसकी एप्लीकेशन है, तो ये कभी भी आ सकता है पेपर में, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी वाले जो हैं उनके लिए भी मैंने सब लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा एक बारी पूरे का पूरा इसके बारे में, है ना, कोशिका और न्यूक्लियस के बारे में। चलिए, अब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, आप यहाँ पे समझना पूरी की पूरी कहानी। ये देखो, ये एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, ये एक न्यूक्लियस अंदर दिख रहा है लाल लाल सा। जब बड़ा करके देखेंगे तो ये क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जब इस न्यूक्लियस को बड़ा करोगे, इसको बड़ा करोगे, तो ये अंदर एक्स एक्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे देखिए एक्स एक्स दिख रहे हैं। ये बड़ा करेंगे तो ये देखिए एक्स एक्स दिख रहे हैं। ये क्या है, ये क्रोमोसोम होते हैं। अब इन क्रोमोसोम के अंदर भी, इस डंडी के अंदर देखो जरा ध्यान से, है ना, इसको बड़ा करके देखते हैं। इस डंडी को जब बड़ा करके देखेंगे तो ये क्या है, एक यू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं डीएनए। और डीएनए का एक छोटा सा भाग जो है, अगर किसी पर्टिकुलर भाग को देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जीन हो जाएगा। समझ गए। अब इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूं। ये देखिए, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये एक्स एक्स क्या है, ये क्रोमोसोम है। और इसी के अंदर अब ये पट्टी बांध रखी है। ये समझिए इस चीज को कि ये पट्टी बांध रखी है पूरी की पूरी। जो ये पट्टी है, ध्यान देना मेरे शब्दों का, जो ये पूरी की पूरी पट्टी बांध रखी है ना, चोट लग गई तो पट्टी बांध दी, पट्टी जो है पूरी की पूरी यूं बांध रखी है मम्मी की तरह, है ना। इसको, ये पट्टी को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। लेकिन पट्टी खुद किस चीज से बनी हुई है, अलग अलग धागों से। जैसे ये पट्टी बांध रहे हैं इस पे, है ना, तो ये पट्टी कुछ ऐसे, आपको चोट लगती है तो ऐसी होती है ना पट्टी, कुछ ऐसे ऐसी जालीदार पट्टी होती है ना, धागों से बनी होती है। अब वो जो धागे हैं ना, आपको ये समझना है वो धागे क्या है, वो धागे हैं डीएनए, ठीक है।
वो धागे क्या है? डीएनए। पट्टी क्या हो गई? क्रोमेटिन हो गई। और जो धागे है उस पट्टी के अंदर है वो क्या हो गए? डीएनए हो गए। यानी इस पट्टी को यूं यूं खोलिए और पट्टी के भी धागे को जब आप खोलेंगे तो वो बन जाएगा डीएनए की पूरी चेन। ठीक है। और इसी में अगर आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ एक छोटा सेक्शन देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? जीन। जैसे वो होता है ना कि पता लगाना है कि भैया नहीं ये किसका बच्चा है, वो किसका बच्चा है, तो वो जीन मैच करके देखेंगे। तो वो जीनेटिक टेस्ट जो होता है यही होता है कि डीएनए मैच करते हैं, बोलते हैं ना डीएनए मैच करके देखेंगे तुम्हारा, तो ये यही है। ये दोनों अभी मैंने आपको बताया ना कि हम लोग कहाँ से आए हैं, हमने क्या किया, वो जो खोपड़ी मिली उसका डीएनए मैच किया, तो वहां से हमने पता लगाया कि अच्छा इसके जो गुण हैं हमारे से मिल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग से मिल रहे हैं। तो ये डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, इससे हमें पता लग जाता है कि भैया कौन सा व्यक्ति कहाँ से आया है, उसके वंश के बारे में पता लग जाता है। ठीक है। तो ये जो जीन है ये क्या हो गया? एक सेक्शन हो गया डीएनए का। समझ गए इस चीज को? और डीएनए के बहुत सारे पार्ट होते हैं, ये अभी मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा डीएनए और आरएनए के बीच में। पर मैंने ये आपको एक कहानी बता दी। और क्रोमोसोम जो है वो किसके बनते हैं? प्रोटीन्स और डीएनए के बने होते हैं। ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या हो गया? ये एक्स मटेरियल जो है ये क्रोमोसोम हो गया। इसके ऊपर जो पट्टी बांध रखी है पूरी की पूरी वो क्या होगी? क्रोमेटिन हो गई। और क्रोमेटिन के ऊपर जो धागे हैं उस धागे को अगर मैं खोल के यूं देख लूं, पूरा धागे को खोल दूं, तो वो क्या हो गया? डीएनए हो गया। डीएनए का वो जो धागा है, धागे के बीच में जो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को देखूं तो वो क्या हो गया? आपका जीन हो गया। आई होप कि मेरी जो पूरा का पूरा सिस्टम है बताने का मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा। अब देखिए कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम भी अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, 4 कैटेगरी के हो सकते हैं। जैसे अगर कोई बोले आपको कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसे होते हैं, इनकी शेप के बारे में, ये कभी भी एग्जाम में अगर आए आप सीधा मार्क करके आना, 100% है कि आपका उत्तर सही होगा। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो वी शेप के होते हैं। जैसे ये तो मैं ऐसी एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया कि ये इस तरह का है, लेकिन आप देखिए जो अगर मेटासेंट्रिक होंगे तो वो यूं होंगे, यूं वी शेप के। वहीं पे सब मेटासेंट्रिक जो होंगे वो कौन सी शेप के होंगे? वो एल शेप के होंगे, यूं बन जाएगी उनकी शेप, है ना। ये एक एग्जाम्पल है, मैं आपको अब वो बता रहा हूँ कि उन अलग अलग टाइप्स की शेप कौन सी होती है। फिर ऐसी एक्रोसेंट्रिक है। एक्रोसेंट्रिक क्या है? जे शेप के हो जाएंगे। ठीक है भाई, जे शेप के। अब ये कैसे बना के दिखाऊं तो मैं यूं करके ना जे बन गया। फिर जो है टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक कैसे हो जाएंगे? आई हो जाएंगे, आई शेप के। ठीक है भाई, ये समझ लीजिए, ये आई शेप के हो जाएंगे। समझ गए इस चीज को? और अगर आप देखिए कि मैं ह्यूमंस की बात करूं, कोई पूछ ले आपसे कि इंसान के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 पेयर होते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि इंसान के अंदर 23 पेयर होते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है जोड़े, यानी कि वो कैसे भी हो सकते हैं। अब ये जो जोड़े हैं, लड़का होगा या लड़की होगा, आपने सुना होगा, है ना, बहुत सारे लोग टेस्टिंग कराते रहते हैं जो कि अवैध है, बट मैं आपको बता रहा हूं ये लड़का होगा या लड़की होगा ये कैसे पता लगेगा? तो आप देखिए कि अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम जुड़ गए तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा बॉय। अगर वहीं पे 2 क्रोमोसोम ऐसे हैं एक्स और एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? लड़की। ठीक है, ये हो जाएगा बॉय, ये हो जाएगा गर्ल, लड़की। और कमाल की बात मैं आपको बताता हूं, जो लड़कियां हैं, लेडीज हैं जो, उनके अंदर केवल और केवल एक्स एक्स ही क्रोमोसोम होते हैं, वाई नहीं होता है। वाई किसके अंदर होता है? लड़कों के अंदर होता है। तो आपने वो पौराणिक धारावाहिक देखे होंगे, बहुत सारे सीरियल देखे होंगे जिसमें सास जो है बहू को पीट रही होती है कि तू ही है वो कुल्टन जिसकी वजह से मेरे को जो है औलाद जो है लड़का नहीं हो रही है, लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं। आपने ऐसे सीरियल देखे होंगे बचपन में या मूवीज देखी होंगी, है ना। तो वो जो है लड़की का दोष निकाल रही होती है सासू माँ। बट रियल में क्या होता है कि इसमें लड़कियों का कोई लेना देना नहीं है, इसमें बॉयज़ के जो क्रोमोसोम्स हैं उनका लेना देना है सबसे ज़्यादा, क्योंकि बॉयज़ के पास जो एक्स भी है और वाई भी है, यानी कि लड़का होगा या लड़की, ये किसके क्रोमोसोम पे डिपेंड कर रहा है? ये लड़के के क्रोमोसोम पे, बॉय के क्रोमोसोम पे डिपेंड कर रहा है, ना कि किसी लड़की के, मर्द के क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगा कि लड़का होगा या लड़की। समझ गए इस चीज़ को? और वहीं पर अगर ये क्रोमोसोम कुछ ऐसे बन जाए, ट्रिपलेट से बन जाए, है ना, यानी कि एक आध क्रोमोसोम एक्स्ट्रा अगर वहाँ पर हो जाए तो वो जो है वो सारा गड़बड़ा जाता है और वो लोग क्या बन जाते हैं? ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। कहने का मतलब है ना वो लड़के बने ना वो लड़कियां बनी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, है ना। तो वो जो है एक तरह से अगर आप वो शब्द इस्तेमाल करें तो हिंदी वाले तो हिजड़े बन गए एक तरह से। ठीक है, तो इसमें कोई मैं वो नहीं कर रहा कि किसी को कुछ ऐसा नीचा दिखा रहा हूँ या कुछ है, बस मैंने बता दिया, है ना। आगे अगर मैं मटर के दाने की बात करता हूँ, मटर के दाने में कितने होते हैं? 12 क्रोमोसोम। कुत्ते के अंदर कितने होते हैं? 78 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है ये मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बताया। तो आदमी के अंदर जितने क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम है। अगर पेयर की बात करेगा तो 23, जोड़े तो 23 है, लेकिन अगर टोटल क्रोमोसोम बोलेगा तो 46 हो जाएंगे। सेम मैंने यहाँ भी लिख दिया है ना, ये 23 लिख दिया, 46 लिख दिया, ये सब लिख दिया है। आप अच्छे से इसको आराम से बैठ के हिंदी वाले
पूरा पढ़िएगा गुणसूत्र के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि दो चीजें होती है ना जो जेनेटिक मटेरियल दो तरीके का होता है, एक आरएनए होता है, एक डीएनए होता है। अब कई बार एग्जामिनर जो है इनके बारे में पूछता है कि भैया इनके बीच में डिफरेंस क्या है। एक ही चीज का डिफरेंस है, अगर आज वो आपको मैंने समझा दिया तो आपको जीवन भर याद रहेगा। तो आप सोचेंगे कि कैसे याद रहेगा। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग बहुत खास टेक्निक होती है जिससे कि चीज़ें बहुत लंबे समय तक दिमाग को याद रहती हैं। अगर मैं रेड बोलूं और मैं रेड को रेड कर दूं ना, तो आपको बहुत लंबे समय तक वो चीज़ याद रहेगी। कोई भी चीज़, सेब है, मैं बोलूं कि लाल सेब, तो वो याद रहेगा आपको, है ना। अब मैं बोलूं पीला बनाना, है ना, पीला केला, तो वो केला पीला होता है, आप कनेक्ट करते हैं इस चीज़ से, आपको पता, बचपन से देखते आ रहे हैं। सेब लाल है, आप कनेक्ट करते हैं, अनार लाल है, आप कनेक्ट करते हैं। तो ये जो कलर कोडिंग का खेल है ना, ये बहुत मज़ेदार होता है। तो मैंने वही किया है यहाँ पे। आरएनए और डीएनए के अंदर कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, आप नीचे से देखना शुरू करते हैं। इधर क्या है, ये डीएनए है, और इधर जो है ये स्ट्रिप दिख रही है जो, ये क्या है, आरएनए है। ये होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और ये होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, अगर आपको भाषा समझनी है इसकी, बायोलॉजी की। तो अब देखिए इसके अंदर चार चार चीज़ें दोनों के अंदर होती हैं, ठीक है। यानी कि अब इसके अंदर पहला एलिमेंट क्या होता है, गुआनिन। जो गुआनिन है वो यहाँ भी है, हरे रंग का, और यहाँ भी है। ये कैसे पता लगेगा, आप देखिए ये रही हरे रंग की स्ट्रिप, ये रही हरे रंग की स्ट्रिप, इसका मतलब इसके अंदर गुआनिन है। ऐसे यहाँ पे देखिए ये रही हरे रंग की स्ट्रिप, इसका मतलब यहाँ भी क्या है, गुआनिन है। समझ गए। तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट तो दोनों में प्रेजेंट है, यानी कि इसका कोई डिफरेंस दोनों के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है, ये तो दोनों के अंदर ही है। अब एडेनिन की बात करते हैं, ये है येलो कलर का, उधर देखिए उधर भी येलो कलर का, तो ये देखिए ये रहा येलो कलर का, इधर भी देखिए येलो कलर का, यानी कि एडेनिन भी जो है दोनों के अंदर प्रेजेंट है, कोई समस्या नहीं। यानी कि ये एलिमेंट भी दोनों के अंदर होगा, ये एलिमेंट भी दोनों के अंदर होगा। साइटोसिन की बात करते हैं, ये भी दोनों के अंदर ही है। आप देखिए ब्लू कलर का है, तो ये रहा ब्लू कलर, ये रहा ब्लू कलर, यानी कि दोनों के अंदर ही साइटोसिन भी है। बिल्कुल करेक्ट है ना। तो यहां से ये भी कनेक्ट हो गया। पर क्या थाइमिन जो है दोनों के अंदर है, नहीं है। थाइमिन दोनों के अंदर नहीं है। कैसे नहीं है, आप देखिए ये लाल रंग का थाइमिन जो है, यहां देखो, यहां तो लाल रंग दिख रहा है आपको, ये रहा थाइमिन, ये रहा थाइमिन, लेकिन क्या यहां दिख रहा है, कहीं भी आप देखिए लाल रंग नहीं दिखाई देगा। यानी कि आपका मतलब है कि 4 इसमें है, 4 इसमें है, लेकिन इसमें जो है थाइमिन है, और इस वाले में आरएनए में जो है थाइमिन नहीं होता, वहां पे यूरासिल होता है। ये देखिए ये ऑरेंज कलर का है, ये देखो ऑरेंज कलर का यूरासिल, ये रहा, ठीक है। लेकिन यहां पे ऑरेंज कलर आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, यानी यूरासिल इज एब्सेंट इन डीएनए बट प्रेजेंट इन आरएनए। वहीं पे थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए बट एब्सेंट इन आरएनए। समझ आ गई आपको बात। आई होप कि मैंने ये कलर कोडिंग से इजीली बता दिया कि एक तो ये वाला और एक ये वाला, बस यही जो है ये और ये ही अंतर डालते हैं, बाकी जो सारे के सारे हैं वो सेम हैं दोनों के अंदर। ये पेपर में कभी भी आ सकता है कि यूरासिल किस में होता है, थाइमिन किस में होता है। अब नहीं भूलोगे भाई मेरे, रंग भी याद हो गए और कंसेप्ट भी याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये क्रोमोसोम होते हैं, थोड़ा एक्स टाइप की समझ लीजिए। अब ये जो क्रोमोसोम है, मैंने क्या बताया था आपको कि इसके ऊपर अगर पट्टी पूरी की पूरी बांध रखी है, पट्टी जो है वो क्या है, क्रोमेटिन है। पट्टी क्या है, क्रोमेटिन है। और पट्टी के ऊपर जो धागे है, जिस धागे से पट्टी बनी हुई है, उस धागे को खोलोगे तो वो डीएनए। मैंने ये बोला था आपको, ये जो पट्टी है ना, इसी को इसने बोला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये पट्टी को देखिए इस तरीके से आप खोल लीजिए, पट्टी को इस तरीके से खोला, आपको जो चोट लगी हुई थी, चोट से पट्टी को ऐसे खोला, इसी को पट्टी को ही बोला इसने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेशक से मैं बोल रहा हूं कि जो पट्टी के ऊपर धागे बने हैं वो क्या है, डीएनए है, लेकिन आप समझिए कि मैं आपको एक समझाने के तरीके से बोल रहा हूं। ये पट्टी है जो इसी को थ्रेड बोल रहा है ये, तो क्रोमेटिन क्या हो गया, यही पट्टी होगी, यानी कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया, क्रोमेटिन हो गया, ठीक है। बहुत आसान भाषा में बता दिए, आज के बाद भूलोगे नहीं। और इसी के अंदर क्या है, पूरे का पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर है। ऑब्वियस सी बात है, ये न्यूक्लियस के अंदर की तो बात कर रहे हैं। अभी मैं न्यूक्लियस से बाहर निकला ही नहीं, मैं किसी और पार्ट पे गया ही नहीं, मैंने न्यूक्लियस की बात की, और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है, जो क्रोमोसोम है, डीएनए है, उन सब की मैं बात कर रहा हूं। अभी तो मैं न्यूक्लियस से बाहर निकला ही नहीं हूं, मैं अभी भी आपको न्यूक्लियस ही पढ़ा रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। तो ये हो गया क्रोमेटिन, और इसी के अंदर जो है सारी की सारी चीजें स्टोर हैं। डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब चीजें जो है इसी में होती है। जेनेटिक मटेरियल जो है ये क्रोमेटिन के अंदर ही स्टोर है। एक तरह से आप ऐसे समझिए कि क्रोमोसोम है जो बड़ी चीज हो गई। क्रोमोसोम के अंदर क्या चीज है, क्रोमोसोम के अंदर है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के अंदर क्या है, डीएनए, डीएनए के अंदर क्या है, जीन्स। आई होप कि अब आपको शायद समझ में आ गई होगी कहानी क्या है, ठीक है भाई।
अब इसका फंक्शन देख लेते हैं न्यूक्लियस का। जैसा कि मैंने बोला ये तो ब्रेन का काम कर रहा है, सेल के अंदर न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, यहां पे न्यूक्लियस खत्म होगा। ये लास्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं न्यूक्लियस का कि इसका फंक्शन क्या है। एक तो ये ब्रेन के तौर पे काम कर रहा है, दूसरा मेटाबॉलिज्म के अंदर काम कर रहा है, तीसरा ये क्या कर रहा है, सेल की ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है, उसकी रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। कैसे रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, क्योंकि भैया आप देखिए कि हम अगर रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं तो उसका सारा रोल कहां पे जाएगा, डीएनए के अंदर ही तो है भैया, जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही तो है, तभी तो रिप्रोडक्शन करोगे, नहीं तो सेम गुण आपके बच्चे में कैसे चले जाएंगे। तो वो गुण कैसे जा रहे हैं, वो डीएनए के थ्रू ही जा रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल के थ्रू जा रहे हैं, और वो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ही है भाई मेरे। यानी सेल की ग्रोथ में ये हेल्प कर रहा है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, बहुत सारी सेल की जो एक्टिविटी है उनको लगातार कंटिन्यू चला रहा है, जो वो भी यही चला रहा है। जेनेटिक मटेरियल का पूरा भंडार भी यही है, समझ गए। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा कहानी बता दी है कि भैया न्यूक्लियस होता क्या है और न्यूक्लियस के फंक्शन। अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ऑर्गेनली है, यानी सेल के अंदर हमने जो है न्यूक्लियस पढ़ लिया। अब न्यूक्लियस के साथ क्या जुड़ा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसा है, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे जुड़ा होता है इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है भाई, एक एक करके परत खोलता जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल। सेल से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। एक एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, सेल हो गया, तीन चार चीजें ऐसी हैं कि हर एग्जाम में इनसे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू कांट मिस दीज चैप्टर्स, यू कांट मिस एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू लर्न इट, समझ गए। और मैं इतनी आसान भाषा में आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि बायोलॉजी सर के ऊपर से जाती है तो अब नहीं जाएगी, ठीक है भाई। और बार बार मैं यही इसीलिए बोल रहा हूं कि आप चीजों को लिखने के ऊपर ध्यान मत दो। लिखना है तो उससे अच्छा तो ये किताबें ले लो, ये किताबें ले लीजिए। कहाँ से लेंगे, डिस्क्रिप्शन में जीवी कक्षा ऐप का लिंक है। और ये देखिए इन किताबों के पीछे मैंने ये भी बताया है, पूरा हैशटैग इंपॉर्टेंट भी लगाया हुआ है इनके अंदर। जैसे अगर आप इनको खोल के देखेंगे तो जरूरी क्या है, मेन चीज़ें जितनी भी हैं आप देखिए यहाँ पे इनके साथ हैशटैग इंपॉर्टेंट भी लगा रखा है, ताकि आपको चीज़ें कुछ भी लिखनी ना पड़े, कुछ अंडरलाइन ना करना पड़े। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन बुक्स के अंदर ऑलरेडी कवर्ड हैं। दोनों बुक्स जो हैं आपको कहाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी आपको हमारी जीवी कक्षा एप्लीकेशन पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके इसको लीजिए। आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा चीजें भी हमने बुक में डाल दी जो फ्यूचर के सवाल हैं, फ्यूचर में भी कुछ आएगा तो वो भी हमने किताब के अंदर डाल दिया है। ठीक है, इस मटेरियल से थोड़ा एक्स्ट्रा जो है वो बुक में, बुक एक अलग चीज होती है, बुक के अंदर हमारे पास लिबर्टी रहती है कि हम बहुत सारी चीजें डाल पाएं, है ना। वीडियोस के अंदर क्या रहता है, हमारा कंसेप्ट के ऊपर फोकस रहता है, मेन हाईलाइट्स के ऊपर फोकस रहता है। लेकिन बुक के अंदर हमारे पास लिबर्टी है कि हम बहुत सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, मल्टीपल एग्जाम्स की चीज़ों को। तो इसलिए जो है बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर लीजिएगा। ये आप ही के फायदे की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने बहुत सारा टाइम सेव कर लिया नोट्स बनाने में, एक बच्चे ने क्या किया, 6 महीने बर्बाद किए थे, मेरे को अभी भी याद है उस लड़के का। और बाद में जाके फिर जब हमारी किताब आई तो उसने ये किताब ली और उसने मेरे को ये बोला कि सर मेरे 6 महीने बर्बाद हुए, नोट्स बनाने पड़े इतने सारे, अब मैं क्या फ़ायदा उनका, क्या करूँ। मैंने कहा भाई तो यही तो मैं बोल रहा था कि मत बनाओ नोट्स, मत बनाओ, किताब को लो, उससे अच्छा इसी से सब कुछ हो जाएगा। क्यों अपने टाइम को वेस्ट करना है, जिस टाइम में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, उसमें लिखने में क्या होगा, लिखने से कुछ भी नहीं होगा भाई मेरे, समझ रहे हो। चलिए अब मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर रहा हूं। दो तरह की होती है, एक होती है रफ, क्योंकि इसके ऊपर ये दाने दाने से होते हैं। ये दाने दाने क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। मैं 10 बार आपको बता चुका हूं। मैं ऐसे बताऊंगा भैया कि ये सारी, ऐसे लगेगा आपको कि आपके दोस्त ही हैं सारे, है ना, आपको सब याद हो जाएंगे क्लास के अंदर ही। तो ये दाने दाने क्या हो गए, राइबोसोम हो गए, ठीक है, ये हो गई रफ वाली। लेकिन वहीं पर ये साइड में देखिए चिकनी चमेली प्लेन है, इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो स्मूथ वाली है, अगर इसके बारे में हम देखेंगे तो ये क्या काम कर रही है, एक तरह से जितना भी आपका फैट्स मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, फैट्स की मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग सरफेस है, फैट्स की अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो ये काम करेगी, ठीक है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है उसमें भी ये हेल्प करेगी, पैसेज भी बना रही है। ये देखिए अलग अलग ट्यूबुल्स दिख रही हैं आपको, तो ये सब क्या है, पैसेज का काम कर रही है, एक वेसल का काम कर रही है। अगर मटेरियल को स्टोर करके इधर से उधर भेजना है तो ये सारे का सारा काम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रही है। एक नेटवर्क है ये, है ना, इधर से उधर आगे चीजें शिफ्ट करने का। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलूं आपको कि ये रफ वाली क्या कर रही है, तो एक तो सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि इसके ऊपर राइबोसोम है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है दोस्त।
और ये प्रोटीन बना रहा है और ये इसके साथ चिपका भी हुआ है। तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कुछ प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प कर रही है, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रही है दोस्त। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी अगर आपको प्रोटीन बनाना भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है ना वो इस तरफ बाहर आएगा पहले, है ना। डीएनए वगैरह जितना भी मटेरियल है वो इस तरफ बाहर आता है, वो सब घोला मोला बनता है जिससे प्रोटीन बनता है। बस ज़्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है अपने को। तो वो जब आएगा यहाँ से, देखिए ट्रांसपोर्ट हो के यहाँ पे आएगा, है ना। यहाँ से जो है राइबोसोम हेल्प कर रहे हैं वो बनाने में। तो ये पूरी का पूरा आप देखिए सिस्टम है ना, भूल भुलैया टाइप। तो ये जो है पूरा घुमा के एक नेटवर्क क्रिएट है कि एक तरफ से दूसरी तरफ कोई भी सिस्टम को भेजना है, कोई भी मटेरियल को भेजना है, वो कहाँ से होगा, वो यहीं से हो रहा है एक तरह से, समझ रहे हैं आप। तो पूरे का पूरा मटेरियल अंदर से बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है। राइबोसोम्स कहाँ पे, इसी के ऊपर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। प्रोटीन कहाँ पे बन रहा है, यहीं पे बन रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से हो रहा है, यहीं पे हो रहा है। क्वालिटी कंट्रोल कहाँ हो रहा है, यहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब मैंने आपको 3-4 इसके फंक्शन बता दिए, जो आपको अब समझ में आए अब कर लीजिए। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको इसके रफ वाले के भी और स्मूथ वाले के भी फंक्शन बता दिए हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा बनता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है सेल का। इसकी पूरी पिक्चर भी दिखाऊंगा। और मैं ये एक चीज बोल दूं कि ये पिक्चर्स को याद कर लीजिए, इनको हमेशा के लिए माइंड में छाप लीजिए। क्यों बोल रहा हूं, अभी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लेटेस्ट जो अभी एग्जाम हुआ, स्पेशली आप देखिए कि सीजीएल का जो अभी एग्जाम हुआ लेटेस्ट वाला, उसके अंदर क्या किया उन्होंने, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ लिया, 4 फोटो दे दी और बोला कि इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया बताओ कौन सा है। अब ये तो कमाल की चीज है कि हमने अपनी क्लास में हर कोई पिक्चर दिखा रखी थी पहले भी बच्चे को। पेड कोर्स में भी बहुत सारी पिक्चर्स हम बहुत यूज करते हैं पिक्चर्स का, क्योंकि इससे कनेक्शन बिल्ड होगा ना भाई। आपको पता तो हो कि किसकी बात हो रही है। मैं हवा में बोल दूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया, आप सोच रहे हैं कौन है भाई, ये कौन है बड़भाई, है तो पता ही नहीं लगेगा। तो ये जो चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कनेक्शन तो बिल्ड हो, पता तो हो कौन आदमी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। बिना आधार वाले आदमी के बारे में बात क्या करें, अंडरग्राउंड के बारे में। तो वही कहानी है। तो ये जो है डायरेक्ट पूछता है अब एग्जामिनर फोटो दिखा के कि बताओ ये कौन सी ऑर्गेनेली की फोटो है। तो इसलिए मैंने बोला ये फोटोज आपको याद होनी चाहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और स्पेशली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इनके बारे में क्यों जानना जरूरी है, ये थोड़े सेम से दिखते हैं। तो ऐसा आप कंफ्यूज हो सकते हैं पेपर में कि भैया ये कहीं वो है कि वो है। तो इनके बारे में अच्छे से इनकी फोटोज को देख के रखिए, गोल्गी बॉडी की भी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी। ये एक मिसकंसेप्शन पैदा करती है कि दोनों में पता नहीं लगता कई बार कि कौन सी चीज कौन है। ठीक है भाई। अब माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे मैंने बोला पावर हाउस है सेल का, है ना। जैसे आप देखिए कि आपके घर में बिजली आती है, कहाँ से आती है, बिजली विभाग से आती है। वो क्या है, पूरा पावर हाउस है, वहीं से पूरे शहर को सप्लाई हो रही है बिजली, है ना। तो ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल का पावर हाउस है, इसका बिजली घर है। यहीं पे सारी की सारी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है और यहीं से फिर आगे पूरे सेल को एक्टिविटी के लिए एनर्जी मिलती है, बिजली यहीं से मिलती है, ऐसा समझ लीजिए मोटे तौर पर। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली लेयर को, इसके बाहर के कैप्सूल को निकाल दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है माइटोप्लास्ट। ये आप ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा होता है ना। ये हिंदी वालों के लिए, हिंदी वाले बालक यहां से देख लेंगे, उनको हर चीज समझ में आ जाएगी, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो समझ में ना आए। अब देखिए कि ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। यही पेपर में पूछा गया था दिखा के कि बताइए कि इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया कौन से, 4 फोटो दिखाई थी और पूछा था कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर किसी को पता होगा तब तो वो टिक कर पाएगा, नहीं तो उसको पता ही नहीं लगेगा। अब ये देखिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसको एक ऐसे समझो कि आम है। आम को अभी मैंने बीच में से काट दिया। अब समझो कि उसके बीच में से काटने के बाद ये जो अंदर का गूदा है, अगर इस पूरे गूदे को ऐसे साबुत बाहर निकाल लूं तो, और बाहर का छिलका छिलका बच गया, अगर वो बाहर का छिलका हटा दिया जाए, कहने का मतलब ये बाहर का लाल लाल छिलका हटा दिया जाए, अंदर का गूदा रख लिया जाए, तो ये क्या बन जाता है, माइटोप्लास्ट बन जाता है। कहानी समझ में आ गई कि माइटोप्लास्ट किसको बोलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया किसको बोलते हैं। अगर अंदर के गूदे को बाहर निकाल लूं वो बन गया माइटोप्लास्ट। अगर पूरा है गूदे के साथ और छिलके के साथ, है ना, तो छिलके के साथ है तो क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ये छिलका जो है इसको क्या बोल रहे हैं, एक तरह से आउटर मेम्ब्रेन होगी, और ये जो है एक तरह से यहाँ पे जो है पूरी की पूरी अंदर की मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है भाई। और इसके अंदर आप देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपको दिख रहे हैं डीएनए, ये देखो यहाँ पे भी जो है डीएनए देखने को हमें मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें राइबोसोम भी देखने को मिलते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ राइबोसोम, डीएनए, ये सब किस चीज के लिए जरूरी है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए। और प्रोटीन ही खेल है सारे का सारा, है ना। प्रोटीन ही तो चाहिए, वहीं से तो पावर बननी है। कोयला ना होगा तो पावर कैसे बनेगी, बिजली कैसे बनेगी, वही कोयला जो है यहाँ पे प्रोटीन है, ये समझ लो। तो ये जो प्रोटीन है इसको बनाने के लिए यही सब चाहिए है, राइबोसोम चाहिए, डीएनए चाहिए।
अब ये जो है मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, और यहीं से जो है आगे एनर्जी बनेगी। इसी कोयले से क्या है, एनर्जी बनेगी, बिजली बनेगी। और वो एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में बनती है। किसकी फॉर्म में बनती है, ए टी और पी, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट की फॉर्म में। ये शब्द याद रख लीजिए। ये आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे काले काले से, ये बिजली है इसकी, है ना, ये समझ लीजिए। बिजली का मतलब क्या है, इसकी एनर्जी है, इसकी करेंसी है। जैसे आपके पास आज करेंसी है, क्या है, पैसा है। आप पैसा जितना है उतना फूंक लोगे और मजे ले लोगे, है ना, जो चीज चाहिए वो ले लोगे उस करेंसी को फूंक के। ऐसी इसको अगर काम करना है अपना, तो इसकी करेंसी है ये एनर्जी, एटीपी। इसको यूज करके ही ये अपना काम कर पाएगा। और ये किसी पे भी डिपेंड नहीं होता है, ये खुद का प्रोटीन खुद ही बना सकता है। मैंने बताया ना, इसके पास तो सारा सिस्टम है, सारा राइबोसोम, डीएनए, सब कुछ तो है इसके पास। ये अपना प्रोटीन खुद ही बनाता है। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है ना, ये प्रोटीन खुद बनाता है। ये ध्यान रखना, प्रोटीन खुद बनाता। ये पेपर में आ सकता है कि क्या इसको किसी की जरूरत है, सेल्फ सफिशिएंट है, इस आदमी को किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये क्या है, अगर पूछ लिया जाए कि क्या ये हर सेल में होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ सेल्स में ये एब्सेंट होता है। किन में एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया में, रेड ब्लड सेल्स में, जो मैमल्स के अंदर होते हैं ना, हायर एनिमल्स के अंदर रेड ब्लड सेल, उनके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है एब्सेंट होता है। और करेंसी ऑफ सेल जो है वो क्या होती है, एटीपी होती है इसी के अंदर, है ना, एक तरह से एनर्जी हो गई, ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी होती है। समझ गए इस चीज को। अब हम एक लेवल नेक्स्ट जाते हैं। हम एक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर ली, गोल्जी बॉडी के बारे में भी करेंगे। लेकिन आप देखिए कि दो तरह के सेल होते हैं, मैंने बताया, एक एनिमल होते हैं, एक प्लांट होते हैं। तो जो एनिमल सेल हैं उनके अंदर एक खास ऑर्गेनली होता है, वो होता है प्लास्टिड्स। एनिमल सेल में नहीं होंगे, ये प्लांट सेल में होंगे, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, प्लास्टिड्स, प्लांट प्लास्टिड, प्लांट प्लास्टिड, ऐसे याद रख लो। तो प्लांट के अंदर प्लास्टिड होते हैं, एनिमल के अंदर नहीं होते हैं। अब वो प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं, मैं वो नया ऑर्गेनली है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे ये तो हो गया नॉर्मल, एनिमल्स के अंदर भी होता है, प्लांट्स के अंदर भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो लेकिन प्लास्टिड सिर्फ प्लांट के अंदर होता है। इसको बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। ये आप ध्यान रखिएगा कि सेल की जो किचन है, ठीक है, सेल की जो किचन है उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। तो प्लास्टिड कितने टाइप के हो सकते हैं, आप ये देखिए, एटायोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, ये सारे जो हैं ये प्लास्टिड हैं। लेकिन हमें सबके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस आप ये समझिए कि प्लास्टिड जो होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन के होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स में जैसे क्लोरोप्लास्ट को उठा लेते हैं पहले, तो क्लोरोप्लास्ट जो मोटा मोटा 2-3 है इंपॉर्टेंट, वो बता देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट जैसे हैं ये डबल मेम्ब्रेन के होते हैं। मैंने बोला ना कि कुछ ऑर्गेनली ऐसे होते हैं, जैसे न्यूक्लियस है तो वो डबल मेम्ब्रेन है ना, उसकी खुद की भी मेम्ब्रेन है। ऐसी क्लोरोप्लास्ट की भी जो है खुद की मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं। फिर इसके बाद जो है, इसके बारे में एक खास बात है, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड होते हैं। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड जो हैं ये दोनों का काम क्या है, जो बाहर से एनर्जी लेके आनी है। सनलाइट से ही फोटोसिंथेसिस होती है, आपको पता होना चाहिए, और फोटोसिंथेसिस ही प्लांट के अंदर फूड बनता है। तो ये जो एनर्जी है जब बाहर से पूरी सनलाइट की कौन लेके आएगा, ये दो काम करेंगे, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड इसके लिए, ठीक है। हर किसी का अपना अपना काम है। तो कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल जो है बाहर की सनलाइट की एनर्जी को अपने अंदर संगठित करेंगे और प्रोवाइड करेंगे क्लोरोप्लास्ट को कि भैया बना खाना इससे, समझ गए। और एक चीज और बताता हूं कि ग्रीन कलर जो होता है प्लांट के अंदर, क्लोरोफिल क्या करता है, प्रोवाइड ग्रीन कलर। ये लिख लो आप यहां पे, प्रोवाइड ग्रीन कलर टू प्लांट्स। ये जो पत्तियां वगैरह होती है प्लांट की, इनको हरा रंग कौन देता है, हरा रंग अखा दा पटोला है तू लखा दा, है ना, बर्बरी दे शेड, वो सुना है ना गाना, तो ठीक है। तो ये जो हरा रंग है प्लांट्स वगैरह को कौन दे रहा है, वो क्लोरोफिल ही दे रहा है। ये पेपर में एक बार सवाल पूछा गया था तो मेरे को ध्यान आया तो मैंने बता दिया। और क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड जो है कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर है तो इनका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी को कैप्चर करना। समझ गए इस चीज को। यही कहानी मैंने यहां भी आपको समझा दी है कि क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड का क्या काम है, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, तो आप इसको रीड आउट कीजिए। अब हम प्लास्टिड पढ़ रहे हैं, तो प्लास्टिड के अंदर ही एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ये देखिए बहुत सारे प्लास्टिड है, मैंने सब यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट को ही क्या बोलते हैं, अमाइलोप्लास्ट भी बोल देते हैं। यही जो होता है अमाइलोप्लास्ट, यही क्या है, ल्यूकोप्लास्ट भी होता है। ये सेम ही है, एक ही व्यक्ति के, इसी का नाम रामू है, इसी का नाम शामू है, यही समझ लीजिए, है ना। तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन प्रोटीन कह रहा हूँ, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सारे के सारे स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है। तो ये सब जो है न्यूट्रिएंट स्टोर करना, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करना, इसी का काम है। अमाइलोप्लास्ट कह लीजिए या ल्यूकोप्लास्ट कह लीजिए। वहीं पे फिर जो इलायोप्लास्ट है, ये इलायोप्लास्ट का काम क्या है, इलायोप्लास्ट करता है
ऑयल्स को, फैट्स को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ऐसी एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बस सीधा सीधा एक लाइन में पता होना चाहिए, इलायोप्लास्ट क्या किसको स्टोर करता है, एल्यूरो किसको करता है, ल्यूकोप्लास्ट किसको करता है। सिंपल, बस पेपर में आया तुरंत ठोक देना, इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपके समझने के लिए एक मैंने बना दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब हम जिस स्ट्रक्चर पे बढ़ रहे हैं वो है राइबोसोम। अभी एक एक करके हम पढ़ रहे हैं हर चीज़ को। तो हमने देखिए प्लास्टिड्स का पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ लिया, गोल्गी बॉडी का भी पढ़ना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ लिया, न्यूक्लियस को पढ़ लिया। अब मैं बता रहा हूं आपको राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम के बारे में कहाँ होते हैं ये राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही तो लगे होते हैं, ये लगे हुए बहुत सारे, ये होते हैं राइबोसोम। इनका मेन काम क्या है भैया, ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। सारे का सारा मटेरियल, डीएनए वगैरह जो भी चाहिए है वो अंदर से आएगा और यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा प्रोटीन बना देंगे। तो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री जो है यहीं पे है। और ये किस चीज़ के बने होते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन के ही बने होते हैं ना। इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही इस चीज़ का है, यानी कि ये खुद ही पूरा प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर है, यानी सब प्रोटीन यहीं पे है। यही समझिए कि लपालप है प्रोटीन से, घी से भरे हुए हैं, ऐसे समझ लो थोड़ा सा, है ना। तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल जो है राइबोसोम को ही बोला जाता है। अच्छा, इसके बारे में सबसे पहले राइबोसोम के बारे में पता कि कहाँ से लगा था, तो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक साइंटिस्ट है गॉर्ज प्लेड, उन्होंने 1953 में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा। तो वहाँ से उनको पता लगा कि भैया जो राइबोसोम्स हैं वो क्या है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो क्या है, ग्रैन्यूल्स जैसे जो है छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो है इन प्लेट्स आपको पता लगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद। अच्छा, इसी के अंदर जो एक खास तरह का आरएनए होता है, अब देखो राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में मैं बता चुका हूँ, है ना। तो ये जो है ये बने होते हैं किससे, राइबोसोम जो है आरएनए से बने होते हैं बहुत सारे। अब इसके अंदर एक खास तरह का जो आरएनए है उसको बोलते हैं एमआरएनए। एम का मतलब क्या होगा यहाँ पे, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, यानी कि जो एक तरफ से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, मैसेंजर है एक तरह से, ये समझ लीजिए। और इसी के साथ है ना मल्टीपल राइबोसोम अगर एमआरएनए के साथ जुड़ जाएं और उसके साथ एक चेन डेवलप हो जाए, पॉलीपेप्टाइड चेन, तो उनको क्या बोल देते हैं फिर, पॉलीसोम्स बोल देते हैं। ठीक है भाई, उन्हीं को क्या बोल देते हैं, पॉलीसोम्स बोल देते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना जरूरी है मैं बताता जा रहा हूँ, है ना। उतना उतना बस आप अपने दिमाग में भरते जाइए। ओवरलोड करेंगे दिमाग को तो बायो कभी भी समझ में नहीं आएगी, समझ गए। चलो अब देखो गोल्जी बॉडी पे अभी आएंगे। पहले मैं राइबोसोम के अंदर जो एक कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो स्मूथ है जो रफ है, उन सब के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ। आप पढ़ना जरा ध्यान से, आपको समझ में आएगा। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, यानी कि बना रहे हैं। वहीं पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या कर रही है, सेंड कर रही है इन प्रोटीन्स को अलग अलग भागों में सेल के। जो स्पेशली आप देखिए कि यही तो काम है ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये रफ वाली कर रही है, ठीक है। वहीं पे जो स्मूथ वाली है, स्मूथ वाली क्या कर रही है, वो कर रही है मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स, ठीक है। तो फैट्स को मैन्युफैक्चर कौन कर रही है, स्मूथ वाली कर रही है। और राइबोसोम बने किस चीज के हैं, तो राइबोसोम बने किस चीज के हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने हुए हैं। यहाँ पे राइबोन्यूक्लिक एसिड भरा पड़ा है, ठीक है। और करते क्या है सिंथेसिस, बनाते क्या है, प्रोटीन को बनाते हैं, समझ गए। अब मैंने ये तीन चार चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, तो इसलिए मैंने इनके बारे में आपको अच्छे से एक बिल्डअप भी बता दिया, दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन भी बता दिया। अब बात करते हैं गोल्गी बॉडी की। गोल्गी बॉडी जो है ये अगेन ऐसा ही दिखती है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। बिल्कुल वैसी सी ही इसकी पैकेजिंग है। और जो इसका फंक्शन है एक तरह से वो क्या है, सेल की डाइजेशन करना, क्योंकि इसके अंदर ये बेसिकली बना क्या रही है, लाइजोसोम्स को बना रही है। और लाइजोसोम क्या करते हैं, सेल की डाइजेशन करते हैं। अभी इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले गोल्गी बॉडी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आप देखिए जो गोल्गी बॉडी है वो कैसी दिखती है, वो ऐसी दिखती है। ये देख रहे हैं आप गोल्गी बॉडी, अगर इसको आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रही गोल्गी बॉडी। मैंने बोला ना कि इसको देख के और इसको देख के कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, हमें लगता है कि ये यही गोल्गी बॉडी तो नहीं कहीं, तो कंफ्यूज मत करना। और इसमें आप देखिए छोटे छोटे वेसल भी होते हैं गोल्गी बॉडी के अंदर, ये छोटे छोटे वेसल, इनका काम क्या है, एक तरह से अगेन ट्रांसपोर्टेशन में एक तरह से हेल्प कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसके जो फेज है, जो अंदर की तरफ फेज है, ये देखिए ये जो फेस है, ये फेस, ये बोलते हैं कन्वेक्स, ठीक है। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर आपने देखा है, ऐसा होता है ना। तो उसमें जो है कुछ भी ऐसे करके लाइटें आ रही हैं, फिर वहीं पे जो कनकेव है वो ऐसा होता है ना, उस पर यूं करके यूं रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कहने का मतलब है कन्वेक्स है, जो कन्वेक्स जो है उसको बोलते हैं सिस, ठीक है। ये हो गया आपका कन्वेक्स। वहीं पे जो आउटर वाला है, ट्रांस वाला है, ये कौन सा हो गया आपका, कनकेव साइड हो गई, कनकेव साइड हो गई, ठीक है भाई। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब होता क्या है,
अगर कोई पूछ ले कि पोस्ट ऑफिस का काम कौन कर रहा है, पोस्ट ऑफिस का काम क्या है कि जितने भी खत आए एक जगह पे ले आए, है ना। ये देखो ये वेसल बने हुए, जितने भी मटेरियल आए यहाँ पे आके इन वेसल्स में स्टोर हो गया, तो ये पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बन जाता है, एक तरह से पोस्ट ऑफिस का भी काम करता है। ठीक है भाई। और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है कि जितना भी मटेरियल आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये सब तो मैंने बता ही दिया। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, क्या करेंगे इधर से जो है बाकी बाहर जहाँ जहाँ भी सिस्टम चाहिए वहाँ वहाँ भेजेंगे। अब जैसे यहीं से क्या है, यहीं से लाइजोसोम भी बन रहे हैं, देखो यहाँ से अंदर से मटेरियल जितना भी आया वो इधर ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होगी, अमीबा के थ्रू मैंने बताया था ना एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस क्या होती है, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए इस तरफ जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, लाइजोसोम बन रहे हैं, ये देखिए आप लाइजोसोम बन रहे हैं। अब लाइजोसोम का क्या काम है वो आपको मैं बताऊंगा, तो वहां से आपको जो है चीज़ें ज़्यादा कनेक्ट होंगी। ये हिंदी वाले हैं, ये देख लेंगे। हाँ, तो अब गोल्गी बॉडी के थ्रू ही लाइजोसोम हमारे सामने आ रहे हैं। ये रहे वो लाइजोसोम, ये देखिए हरे हरे दिख रहे हैं आपको, ये बहुत सारे लाइजोसोम। तो ये लाइजोसोम जो है ये क्या है, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। ये पेपर में सीधा आएगा जो सुसाइडल बैग है, ठीक है। अब ये देखिए ये हिंदी में लिख दिया। लाइजोसोम को कुछ ऐसा समझ लीजिए जैसे वो टेररिस्ट नहीं होते, आत्मघाती बम लगा के हैं यूं भेज देते हैं उनको कि जाओ लड़को जाओ, और खुद भी मर जाना वहाँ पे, है ना, और जनता को भी मारो तुम, है ना, वो वाले हाल है इनका। लेकिन इनका काम कुछ अच्छा है, इनका काम उनके जैसा नहीं है। ये क्या कर रहे हैं भाई, ये शहीद हो रहे हैं एक्चुअली। इनको आप उनसे ना कंपेयर करके शहीद वाले सोल्जर्स से कंपेयर कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, खुद जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी है उसको उठाते हैं, और उसको उठा के बाहर निकालने के टाइम पे ही ये खुद शहीद हो जाते हैं। यानी कि बाहर की अंदर की जनता को बचा के खुद अपने सीने पर गोली खा के अंदर के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को एक तरह से बाहर निकाल रहे हैं। रिसाइकलिंग सेंटर है ये पूरे का पूरा सेल के अंदर, गार्बेज का डिस्पोजल करने में यही हेल्प कर रहे हैं। और वो जो डिस्पोजल करते करते इनकी डेथ हो जाती है, ये हो जाता है सुसाइड कर लेते हैं एक तरह से, है ना। सुसाइड स्क्वाड इनको बोल सकते हैं या डिमोलिशन स्क्वाड बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तो सेलुलर वेस्ट का डिस्पोजल का काम है इनका, ये आपको समझना है। जितना भी यहाँ पे देखिए आप कि ये बिल्कुल यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी के पास जाकर यहाँ पे जितना भी मटेरियल है आप देखिए, स्पेशली जो इंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम्स हैं, जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएंगे तो यहाँ से जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम छोड़ देगी। अब वो इंजाइम्स क्या करेंगे, जो भी मटेरियल इनके अंदर आ रहा है वेस्ट प्रोडक्ट उसको डिस्पोज कर देंगे, उसको डाइजेस्ट कर देंगे, और बाद में फिर वो जो मटेरियल है यहाँ से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है भाई। वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आप एक बार रीड आउट मार लीजिएगा। मेन चीज़ तो मैंने बता ही दी है, ये हिंदी वालों के लिए लिख दिया है, मेम्ब्रेन बाउंड वगैरह सब बता दिया है। आगे हम आते हैं सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स के बारे में। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये गोले गोले से छोटे छोटे से, ये होते हैं सेंट्रोजोम, ठीक है, सेंट्रोजोम। और इसी के अंदर अगर आप ये ट्यूब्स की बात करेंगे तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए ये क्या हो गए, सेंट्रियोल्स हो गए। यानी कि ट्यूबों का जो बंडल है, मिटियोटिक स्पिंडल आप इसको बोल सकते हैं ना। ट्यूबों का ये पूरे का पूरा बंडल जो है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर एक तरह से, MTOC, है ना, ये क्या हो जाएगा, सेंट्रोजोम हो जाएगा। और ये ट्यूबों के बंडल को एक तरह से सेंट्रियोल बोल सकते हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल भाषा में, है ना। इनका काम क्या क्या है, सेंसरी रिसेप्शन करना, लोकोमोशन मतलब कि चलने में हेल्प करना, एम्ब्रियोजेनेसिस, ये मोटे मोटे 2-3 इसके काम है। अगर पेपर में आए ये कभी तो इसके बारे में मार्क कर देना। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी अपने माइंड पे प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स देखिए, जैसे ये पूरा का पूरा एक अगर प्लांट का सेल है तो उसके अंदर ये लगभग 90% वॉल्यूम तो ये वैक्यूल ही घेर लेता है। सबसे बड़ा जो इसका ऑर्गेनली बोलेंगे तो वो वैक्यूल ही हो जाएगा। जबकि एनिमल सेल के अंदर अगर हम देखेंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स हो जाएंगे, लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है भाई। तो ये जो है वैक्यूल का काम क्या है, एक तरह से ये क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है पानी को और मेंटेन करके रखता है टर्जिडिटी को। कहने का मतलब आप समझिए कि एक इंसान आपने देखा होगा कि खाता पीता रहता है तो उसका शरीर हरा हरा भरा भरा रहता है ना पूरा, लेकिन वहीं पे अगर वो एकदम से हफ्ते भर के लिए खाना छोड़ दे तो वो श्रिंक हो जाता है यूं करके। जैसे बुढ़ापे में क्या होता है, ये स्किन लटक जाती है, यूं श्रिंक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो भरी भरी रहती ही नहीं है, उसके अंदर जो टर्जिडिटी है वो मेंटेन ही नहीं रहती। वैक्यूल का काम क्या है, यूं भरा भरा रखेगा उसको, है ना। अगर वैक्यूल श्रिंक हो जाए तो वो यूं हो जाएगा, सूख जाएगा व्यक्ति, है ना। अब या फिर प्लांट, आप समझ जाइए, है ना। तो प्लांट को हरा भरा रखने का, पूरा खिला खिला रखने का काम जो है वैक्यूल का ही है। टर्जिडिटी को ये मेंटेन करके रखता है। 90% वॉल्यूम जो है प्लांट के अंदर, सेल के अंदर यही घेर के रखता है, ठीक है भाई। दूसरा, एनिमल्स के अंदर स्मॉलर होता है, वो मैं बता चुका हूँ क्यों स्मॉल होता है। और बहुत सारे एनिमल्स के अंदर क्यों होते हैं छोटे छोटे वैक्यूल और स्मॉल क्यों होते हैं, क्योंकि एनिमल्स के पास अपना एक एक्सक्रीटरी सिस्टम और स्टोरेज सिस्टम पहले से ही मौजूद होता है। उनको जो है वैक्यूल्स की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है एनिमल सेल्स को। इस वजह से जो है
इसका जो है महत्व जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एज इन एनिमल सेल्स एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और ये जो है स्टोरेज ऑफ वाटर तो ठीक था, लेकिन वेस्ट को भी स्टोरेज में हेल्प कर रहा है ना। वैक्यूल्स के अंदर जितना भी वेस्ट है प्लांट का वो सारा इसी के अंदर ही स्टोर हो जाता है, आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। पानी भी स्टोर कर रखा है और वेस्ट प्रोडक्ट को भी, यानी एक तरह से प्लांट के सेल की पोटी समझ लीजिए, उसको भी इसने स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए ये वैक्यूल का फंक्शन भी मैंने पूरा बता दिया है। आई होप कि ये आपको समझ आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए कि जैसे बहुत सारी डिवीजन होती रहेंगी और नए नए सेल बनते रहेंगे, यानी कि उनका जन्म हो रहा है एक तरह से, वो सेल डिवीजन से हो रहा है। दो तरीके हैं इसके अंदर, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो ये पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको मोटे तरीके से यहाँ पे समझा देता हूँ। इसके अलग अलग फेज़ होते हैं। जैसे आप देखिए कि जो प्रोफेज है, अगर आप माइटोसिस देखेंगे तो ये दो मान लीजिए क्रोमोजोम है, ठीक है, ये दो क्रोमोजोम है। अब ये जो है ये 2 सिस्टर क्रोमोजोम को अपने आप में डुप्लीकेट होना है एक तरह से, इनको जो है कुछ बनाना है नया। तो ये क्या करेंगे, आपस में पास आएंगे, है ना, डुप्लीकेसी करने के लिए पास आएंगे। अब जब पास आएंगे, अलाइन होंगे प्रॉपर, तो ये यहाँ से आप समझिए कि यहाँ से कट रहे हैं, है ना, कट होके अलग अलग हो गए, ये हो गया एनाफेज। अब ये जब दो कट होके ऐसे ऐसे हो गए हैं, अब ये वापस से फिर से ब्रेक होंगे, है ना, डिवीजन हो रही है एक तरह से, कट होने का मतलब डिवीजन हो रही है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक कुछ ऐसा बन जाएगा, एक कुछ ऐसा बन जाएगा, एक कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि ये जो है 2 डिप्लॉयड बन गए हैं, यानी 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गए हैं एक तरह से। ये जो है पूरा एक था, आप समझिए एक था, एक कितने डॉटर सेल में बन गया, 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। वहीं पे मियोसिस के अंदर क्या होता है आप समझना, जैसे ये जुड़े हुए हैं ना, ये 2 हैं इसके अंदर, तो ये क्या करेंगे, ये आपस में ब्रेक होंगे, पहले तो अलाइन होंगे, है ना, तो ये 2 इधर के 2 इधर के मेटाफेज में, फिर जो है ब्रेक होंगे, तो ब्रेक होंगे तो ये कुछ ऐसे ब्रेक होकर इस तरीके से बन गए, फिर ये जो आपस में फिर से ब्रेक होंगे, है ना, डिवीजन हो जाएगी। तो कुल मिला के क्या है कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी कि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल ये बन जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है पूरी की पूरी, आप इसको रीड करना कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार क्या है कि इसका पेपर में क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे इंटरफेस के बारे में आ रहा था कि इंटरफेस क्या होता है, तो ये रेस्टिंग फेज होता है इसका। तो ये सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे थे, इसलिए मैंने लिख दिया है मोटे मोटे इंपॉर्टेंट फेजेस जो हैं। तो एक बार आप इसको जो है हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी इन फेजेस को रीड कर लीजिएगा, कि बाई चांस इसमें से आए कि जैसे ये एम फेज है ना, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आ रखे थे। ये जितना भी लिख रखा है मैंने, ये क्वेश्चन ही लिख रखे हैं कि बताओ उसमें कितने हैप्लॉइड बनते हैं। मैंने बता दिया यहाँ 4 बनते हैं या 2 बनते हैं। अब क्या पूछ रहा है आपसे, माइटोसिस पूछ रहा है या मियोसिस पूछ रहा है, किसके अंदर पूछ रहा है ना, जिसकी भी सेल डिवीजन के बारे में पूछ रहा होगा आप उस हिसाब से उत्तर दे सकते हैं। फिर जो साइटोकिनेसिस है, ये एक फाइनल स्टेज होती है डिवीजन की, है ना, तो अगर कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं। ये हिंदी में भी सेम यही लिख दिया है मैंने। तो साइटोकिनेसिस मैंने बता ही दिया कि ये लास्ट और कंप्लीट डिवीजन जब हो जाती है ना सेल की, उसी को साइटोकिनेसिस बोलते हैं। और बस, है ना, ये मोटा मोटा तौर पे है। इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैंने बता दिया आपको, मेन मुद्दा बता दिया कि उसके अंदर क्या होता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि जो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल की अगर कोई बात करे तो वो फीमेल ओवम होता है, यानी इंसान के अंदर सबसे बड़ा सेल जो है वो फीमेल ओवम का ही होता है। ठीक है दोस्त, ये हिंदी में लिख दिया है हिंदी वालों के लिए। चलिए अब एक इसी का ही सेल का ही एक लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम समझ लेते हैं। मैंने आपको देखिए बताया एनिमल सेल होता है, एक बताया मैंने प्लांट सेल होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा और इनकी फिगर्स को भी डिटेल में समझाऊंगा। आप देखिए कि जो एनिमल सेल है वो स्मॉलर होता है, जबकि प्लांट सेल बड़े होते हैं। वो हम वैसे भी देख सकते हैं, हम देखिए कितने छोटे छोटे हैं और प्लांट देखिए, वृक्ष देखिए कितने बड़े बड़े हैं। तो वहाँ से आप रियल लाइफ से जब कनेक्ट करेंगे बायो को तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। हमारे अंदर देखिए एनिमल्स के अंदर, हम एनिमल्स ही तो हैं एक तरह से, मैंने बोला ना, हम कहाँ से आ रहे हैं, चिंपैंजियों से ही तो आ रहे हैं, एनिमल ही तो हो गए। हमारे अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है। बिल्कुल सही है, मजबूत होते हैं वो। न्यूक्लियस इन सेंटर, यानी कि हमारे जो एनिमल सेल हैं उसमें बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होगा, जबकि यहाँ पे जो साइड में न्यूक्लियस होता है ना, कहीं साइड में जाके न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस है। ये देखिए आप सेंटर में, और वहाँ पे जो है वो कोने में जाके न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर यहाँ पे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर, अभी मैं बता के ही आ रहा हूँ। जबकि प्लांट के अंदर तो 90% वैक्यूल से ही भरा हुआ है, एक बड़े वैक्यूल से, तो यहाँ एक ही वैक्यूल होता है। फिर ये जो है
एनिमल सेल ये कैनॉट सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स, खुद जो है न्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। जबकि आप देखिए यहाँ तो फोटोसिंथेसिस वगैरह सब कुछ ही हो रही है प्लांट के अंदर, ये कोई दूसरे पे डिपेंड थोड़ी हो रहा है, ये तो खुद ही बना रहा है सब कुछ, है ना। हम जो है हम दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं, उल्टा हम कभी प्लांट्स खा रहे हैं, कभी हम एनिमल्स को खा रहे हैं, है ना। ये कोई वेज है कोई नॉन वेज है, देखिए ना आप, तो यानी कि ये अपना खुद ही खाना बना लेते हैं। फिर यहाँ पे नो प्लाज्मोडेटा, यहाँ पे प्लाज्मोडेटा है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे अंदर प्लास्टिड्स कहाँ है, वो तो प्लांट्स के अंदर ही है प्लास्टिड, मैं बता के आ रहा हूँ अभी आपको। फिर ऐसी टोनोप्लास्ट हमारे अंदर एब्सेंट है, टोनोप्लास्ट प्रेजेंट है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। फिर स्टोरेज मटेरियल इज ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स इन एनिमल सेल, और यहाँ पे जो स्टोरेज मटेरियल है वो स्टार्च ग्रेन हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब इसका मैं जो मोटे तौर पे आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे इधर देखिए मैंने एनिमल सेल बना दिया, इधर प्लांट सेल बना दिया। आप जरा ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही होगा कि ये देखो एनिमल सेल के बाहर कोई भी सेल वॉल नहीं है, जबकि प्लांट सेल में ये देखिए मजबूत सेल वॉल है। इसीलिए मैंने बोला ना इसको भेद पाना मुश्किल होता है। वहीं आप देखिए कितना बड़ा वैक्यूल है इसके अंदर, है ना, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल छोटा सा वैक्यूल है, और यहाँ पे मल्टीपल वैक्यूल हो सकते हैं ऐसे करके, है ना, जरूरी नहीं कि एक ही हो। फिर यहाँ पे देखिए आपकी क्लोरोप्लास्ट का एक क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ प्लास्टिड है ना, क्लोरोप्लास्ट, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, एक प्लास्टिड है, ठीक है। प्लास्टिड बहुत सारे होते हैं, मैंने बता के आ रहा हूँ अभी तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे देखिए कि कहीं भी आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिल रहा होगा। ऐसी टोनोब्लास्ट जो है वो वहाँ रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा टोनोब्लास्ट। तो मोटे मोटे तौर पे मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोक्सीजोम है ना, इसके बारे में मैंने पहले भी लिखा था एक स्लाइड में, मैं बताना भूल गया। ये जो प्रोक्सीजोम्स हैं इसका पेपर में आ रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, इसको जो है H2O + O2 में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जो इसकी डिकम्पोजिशन कर देते हैं बेसिकली। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है इसकी डिकम्पोजिशन करना, क्योंकि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, ये सेल के अंदर बहुत सारी फंक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा फिर, और ये एक जहर का काम करेगा इसके लिए। तो ये इसको वो काम करने ही नहीं देगा सेल को, है ना, उल्टा यहाँ पे बीमारी क्रिएट करके रख देगा सेल के लिए। तो इसलिए ये जो प्रोक्सीजोम्स हैं ये क्या करते हैं, इस पेरोक्साइड को ना वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पानी और ऑक्सीजन का कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ऑक्सीजन जो है वो वैसे ही प्लांट बाहर निकाल सकता है। एनिमल को जरूरत होती है ऑक्सीजन की, पानी की, दोनों को ही जरूरत होती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये जो है ये प्रोक्सीजोम का काम होता है, और भी होते हैं बहुत सारे काम, है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी काम करता है, लेकिन जो मेन है वो यही होता है। होप सो समझ आ गया होगा। अब अगर किसी को डिटेल में समझना है, जैसे साइज के हिसाब से समझना है, तो आप देखिए प्लांट सेल जो है 10 से 100 माइक्रोमीटर का हो सकता है, जबकि 10 से 30 माइक्रोमीटर का होता है एनिमल सेल। ये हिंदी में भी बता दिया है, हिंदी वाले निराश मत होना। आज मैं हिंदी वाला पूरा सिस्टम लेके आया हूँ, आप पढ़ लेना एक बारी। ये हिंदी वाला ये उल्टा लिख दिया क्या हमने, उसको ऊपर कर दिया, उसको नीचे ना, एक सेकेंड रुकिए, हिंदी वालों के लिए सही कर देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए बस। लीजिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितने भी हिंदी वाले बालक हैं लो, ठीक है। आपके लिए भी यहाँ पे लिख दिया 10 से 100 और 10 से 30। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए कि शेप के बारे में पूरा का पूरा बता दिया कि प्लांट की जो है रिजिड और फिक्स शेप होती है। क्यों होती है, उसके अंदर सेल वॉल है, उसको मजबूत बना के रखती है। जबकि यहाँ पे जो है शेप जो है एकदम ओब्लीक होगी, स्फेरिकल होगी। आप अपनी अपनी मटकियाँ देख लेना पेट की, वहाँ से समझ में आ जाएगा कि स्फेरिकल क्यों होती है, ठीक है। फिर सेल वॉल जो है यहाँ मौजूद होगी और यहाँ पे एब्सेंट होगी, वो बता के ही आ रहा हूँ। मेम्ब्रेन तो दोनों में ही प्रेजेंट होती है। लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे जो है साइड में न्यूक्लियस होता है प्लांट में, जबकि यहाँ सेंटर में होता है न्यूक्लियस। वहीं पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, जबकि एनिमल्स जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है। ये इसका मतलब दूसरे पे डिपेंड है खाने के लिए, या तो किसी जानवर को मार के खाएंगे या फिर प्लांट्स को मार के खाएंगे। फिर प्लास्टिड की बात करें तो वो प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसे होता है, सेल डिवीजन से होते हैं, स्पोर से होते हैं, रनर से होते हैं। यानी कि प्लांट की रिप्रोडक्शन इस तरीके से होती है, जबकि एनिमल्स की जो है सेल डिवीजन से होती है। ठीक है भाई, सेल डिवीजन से, वो क्रोमोसोम वाला पूरा का पूरा कंसेप्ट, माइटोसिस, मियोसिस, सब मैं बता के आ गया हूँ अभी आपको। सेंट्रियोल्स की बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोफिल की बात करते हैं तो जो प्लांट सेल है इसको ग्रीन कलर भी यही दे रहा है ना, ग्रीन कलर जो है, ग्रीन कलर यही देता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जबकि हमारे अंदर जो लहू है उसका रंग देखिए लाल है, तो क्लोरोफिल कहाँ है, तो हमारे अंदर तो एब्सेंट है क्लोरोफिल। फिर वहीं पे नंबर ऑफ वैक्यूल्स की बात करते हैं तो इसमें एक बड़ा वैक्यूल होता है जो 90% वॉल्यूम घेरे हुए पूरे के पूरे प्लांट सेल की। एनिमल में तो छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। फिर शेप की बात करें, लार्ज होता है, उसमें स्मॉल होता है। फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, तो प्लांट में जो स्टार्च की फॉर्म में होता है, यहाँ पे एनिमल्स में जो है ग्लाइकोजन
और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में आपके अंदर जो है एनर्जी पूरी की पूरी स्टोर होती है। फिर सेंट्रोजोम्स की बात करते हैं तो इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम्स, ये बता के आ रहा हूँ। आप देखो ना, सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम सेम ही चीज़ है एक तरह से। तो ये देखो दोनों में एब्सेंट है और दोनों में यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया तो कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ प्लांट सेल में हो सकता है और यहाँ तो होता ही होता है। ठीक है भाई। ऐसी माइक्रोविली की बात करते हैं तो ये एब्सेंट होती है प्लांट सेल में, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो कुल मिला के ये जो है लाइजोसोम जो है, जिनको सुसाइडल बैग बोलते हैं, प्लांट सेल में वो नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, है ना। इनका काम क्या होता है लाइजोसोम्स का, मैंने बताया था ना आपको कि एनिमल सेल में ही तो प्रेजेंट है। ये सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा कर लेंगे और शहीद हो जाएंगे। तो कहाँ पे, एनिमल सेल के अंदर। ठीक है। तो इसीलिए तो एनिमल सेल्स को जो है वैक्यूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास लाइजोसोम है जो ये काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको बड़े वैक्यूल की जरूरत नहीं है स्पेशली। ठीक है जी। तो ये जो हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर दोनों के बीच में मैंने जो है अंतर आपको समझा दिया है। हिंदी वाले भी इसको रीड कर लेंगे। ठीक है भाई। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं बहुत मेहनत लगा रहा हूँ। अभी तो शुरू है, अभी तो सेशन का एक पार्ट खत्म हुआ है सेल का, अभी आगे भी चालू रहेगा। लेकिन जितने भी लोग आप देख रहे हैं, एक काम जरूर कीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये कंटेंट में दम लग रहा है, आपको लग रहा है मैंने अपना 100% दे रहा हूँ इस कंटेंट में, और ये सवाल तो देखिए एग्जाम में फंसेंगे, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, 100% है। आप किसी भी एग्जाम में दीजिए, आप RRB का दीजिए, आप CDS का दीजिए, आप CGL का दीजिए, आप MTS का दीजिए, CHSL का दीजिए, स्टेट का एग्जाम दीजिए, वहाँ पर ये सवाल, सारे सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो अगर आपको सच में वर्थफुल लग रहा है तो ये हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप वैल्यू एडिशन करेंगे, आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ेंगे और बदले में हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। ठीक है। सब्सक्राइब कैसे करना है, नीचे आप देखिए, आपको एक सफेद सा बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, वहां से जो है ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है भाई। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।